हम सब स्लेव हैं अभी फिलहाल, मुझे स्लेवरी को हटाना है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन सब के लिए, सिर्फ इन कप के लिए नहीं, मेरे लिए भी। तो हम सबको क्या है, फ्रीडम चाहिए। तो नेचुरली हम लव करना सीख जाते हैं, वो स्माइल पास करता है, आपको पहचानने लगता है, आपके साथ खुश रहता है। लेकिन वो हेट नहीं करना सीखता। हेट वो तब सीखता है जब वो बड़ा हो जाए। इनके ऊपर अत्याचार तो कर ही रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज हम लोग क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2। नाम है इसका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, रीजन बहुत सारे हैं इसके। नंबर 1, एक ये नॉन फिक्शनल चैप्टर है। आपको नॉन फिक्शन एंड फिक्शन में मैं डिफरेंस बहुत बार बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ। फिक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं जो किसी ने लिखी होगी, है ना। फिक्ट करना, फिक्शन मतलब कि बनाना, बनावटी कुछ भी हो गया। लेकिन नॉन फिक्शन क्या होता है, रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित होता है, या लाइफ का एक्सपीरियंस, खुद का जो एक्सपीरियंस किया होता है वो होता है। इसीलिए ये एक नॉन फिक्शन है। अब देखो होता क्या है कि नॉन फिक्शन एंड फिक्शन में, फिक्शन तो इजी होता है क्योंकि वहां के कैरेक्टर्स, है ना, कहानियां, इवेंट्स बनाए हुए होते हैं। लेकिन नॉन फिक्शन जो होता है वो रियल होता है, और इसीलिए उसकी जो लैंग्वेज है ना चैप्टर की, वो भी अच्छी खासी होती है। तो वो थोड़ा टफ लगता है आपको पढ़ने में। सेकेंड पॉइंट, हमारा ये जो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रहे हैं, साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स के बारे में ये चैप्टर है। हम उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इसीलिए हमको वो सारे इवेंट्स जो वहां हुए हैं, जो भी पॉइंटर्स हैं जो हमें चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, वो सब हमारे लिए थोड़े थोड़े से टफ हो जाते हैं। ओके, इसी वजह से आपको ये चैप्टर टफ लगता है, अदरवाइज चैप्टर बहुत इजी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यस, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज यूज हुई है। सो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता नहीं होंगे, उन वर्ड्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज वाई आज मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये जो वर्ड्स है ना डिफिकल्ट, इनके मीनिंग्स भी बताऊंगी। ठीक है, एक एक करके हर मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में हमको समझाया क्या जा रहा है। अच्छा चैप्टर है, नॉन फिक्शनल चैप्टर है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी ही है। तो आप समझ लो कि जो बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज या कोई भी नॉन फिक्शनल पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होती है, उसको समझना पड़ता है। जैसे कोई स्पीच देगा ना, जैसे इनकी भी स्पीच है इसमें, जब आप उस स्पीच को सुनोगे तो आपको लगेगा अरे भैया इतनी इजी बात को इतनी अच्छी हाई फाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलने की क्या जरूरत है। तो ये तरीका होता है, आपको लैंग्वेज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, वो आपको आज सीखने हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी समझेंगे। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर हो गया? चलो भाई, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी बात कर रहे हैं हम? नेल्सन मंडेला की। कौन है ये? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली इनकी बात करें तो ये हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है। ठीक, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इससे पहले क्या होता होगा, व्हाइट लोगों का सुप्रीमेसी थी, और उसी वजह से व्हाइट लोग ही प्रेसिडेंट बनते थे, या जो भी पॉलिटिकल पोजीशन होती थी वो उनको ही मिलती थी। लेकिन जब ये आए हैं, क्या क्या पास्ट में हुआ है वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो उसके बाद से पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने, इसीलिए ये थोड़े फेमस हैं। और इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसके अंदर ही इन्होंने हमको बहुत कुछ बताया है साउथ अफ्रीका के बारे में, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। और एक वर्ड जो आप इस चैप्टर में इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे, दैट इज अपार्थाइड सिस्टम। तो वो अपार्थाइड सिस्टम क्या था, कैसे ये लोग लड़े उससे, और किस तरीके से इन्होंने ओवरकम किया वो चीज, और फाइनली वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, वो सारी स्टोरीज के अंदर आपको बताई गई है। राइट, तो अगेन मैंने जैसे बोला कि पॉलिटिकली हम बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है इस कॉन्सेप्ट से, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ये टफ लगने लग जाता है। बट इट जस्ट लाइक द सेम एज वी हैड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने जिस तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया था, बिल्कुल वैसा ही ये भी है, जिसमें नेल्सन मंडेला बिल्कुल ऐसे प्लेस कर सकते हो जैसे गांधी जी थे। ठीक, ऑल्दो ये इनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंस इनको पहले ही मिल चुकी थी, बट वो नाम की इंडिपेंडेंस थी। ब्लैक अफ्रीकन एंड व्हाइट अफ्रीकन के बीच की जो लड़ाई है उसको आप अपार्थाइड सिस्टम बोल सकते हैं।
और वही ये चैप्टर में आज मैं आपको समझाऊंगी। चलो, तो आप जैसे ही अपना बुक खोलोगे ना बच्चों, तो बुक में आपको बिफोर यू रीड में कुछ पढ़ने को मिलेगा। वहां आपको एक्चुअली बताया जा रहा है थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा आइडिया कि चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे। मैंने उसको अलग तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, बट आपको सब समझ आ जाएगा। एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है। मैंने तो ये बोला है ना। और कब से कब तक बने थे? 1994 में इलेक्टेड हुए थे ये, और 1999 तक रहे थे। 5 इयर्स का टेन्योर होता है, तो ये एक ही बार बने हैं। उसके बाद ये पीस और हार्मनी की तरफ सोशल सर्विस करने लगे थे। उससे पहले बस ये एक बार प्रेसिडेंट बने। अब प्रेसिडेंट बने क्यों, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का क्या मतलब हो गया? खिलाफ। जब आप किसी कस्टम के खिलाफ लड़ते हैं तो आपको एक रिवोल्यूशनरी बोल दिया जाता है ना। रिवोल्यूशन ला रहे हैं, मतलब आप किसी काम को जो ऑलरेडी काफी टाइम से चला आ रहा है, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो इसीलिए आपको क्या बोला जाएगा? रिवोल्यूशनरी, मतलब कि चेंज लाने वाला पर्सन। तो ये कौन थे? चेंज लाने वाले पर्सन थे। और एंटी अपार्थाइड थे। एंटी अपार्थाइड का क्या मतलब हो गया? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। क्या होता है अपार्थाइड? अभी बात करेंगे उसके बारे में। और अब ये सिस्टम था कहां? ये सिस्टम था साउथ अफ्रीका में। क्लियर हो गया? तो साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, इसीलिए इनको एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी बोला जाएगा। उसके अलावा एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, और बिकॉज ये पॉलिटिक्स में थे तो चांसेस थे कि यही लीडर बने, यही हेड बने, यही चीफ बने, और आगे चल के यही ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इस वाले साउथ अफ्रीकन उस टाइम के ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं अपार्थाइड सिस्टम की, क्योंकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ अपार्थाइड अपार्थाइड, है ना। तो क्या था ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अपार्थाइड वर्ड जो है ये एक अफ्रीकान लैंग्वेज का वर्ड है। अगर इसका सिंपल मीनिंग आप जानना चाहोगे तो वो होगा सेपरेशन या अपार्थनेस। दो लोगों को अलग अलग करना, दो रेसेस को अलग अलग करना, दो कम्युनिटीज को अलग अलग करना। ओके, तो अपार्थाइड सिस्टम में होता क्या था? आई एम श्योर क्लास 9th के सिविक्स में एक चैप्टर है, इधर सेकंड और थर्ड, जिसमें आपको अपार्थाइड सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है ना। तो आपको थोड़ा सा तो पता होगा, बाकी मैं आपको और समझा देती हूँ कि अफ्रीका में जो लोग रहते थे वो अलग अलग रेस के थे, मतलब कि उनको रेस वाइज डिवाइड किया जाता था, कलर वाइज। जैसे कुछ हो गए व्हाइट अफ्रीकन, कुछ हो गए ब्लैक, ठीक है, और कुछ हो गए कलर्ड, और कुछ हो गए एशियन अफ्रीकन। तो 4 तरीके के होते थे, बाकी 3 एक साथ, और ब्लैक को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। तो जो व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग थे, व्हाइट कलर जो लोग थे अफ्रीका में, वो ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। अब ये अत्याचार कैसे कैसे होंगे कि भाई हम इन स्कूल्स में जाएंगे, ब्लैक वालों को यहाँ डालो, हम इस वाले पार्क में जाएंगे, ब्लैक वाले इस पार्क में नहीं, इनको कोई और पार्क दे दो, हम क्लब्स यहाँ जाएंगे, इनके क्लब्स कुछ और होने चाहिए, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे अच्छे होंगे, इनके कुछ और दे दो। जो है, और क्या बचा, हॉस्पिटल में अगर हम कहीं रह रहे हैं या हमारा जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, हम यहाँ रहेंगे, इनको कुछ और दे दो। तो एक तरीके से पूरा पूरा सेपरेशन दो कम्युनिटीज के बीच में हो गया। अच्छा, अभी दो कम्युनिटीज में जो सेपरेशन हुआ वो बराबर बराबर हुआ, इक्वल हुआ? नहीं, यही तो प्रॉब्लम थी। व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग, व्हाइट लोग जो थे, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दी जाती थी, और जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक अफ्रीकन थे, उनको क्या किया जाता था? जितना ज्यादा उनको टॉर्चर कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, कर लो, ये हालत हो गई थी। न्यूमेरिकली अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में 70% लोग ब्लैक थे, क्योंकि उन्हीं का तो नेटिव लैंड था ना, वही रहते थे वहां पे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, डचेस आए, बोर वॉर हुआ, और चलते चलते क्या हुआ, वहां पे मिक्स्ड ब्रीड्स तो आ गई, लेकिन व्हाइट लोगों ने अपनी स्मार्टनेस की वजह से ब्लैक लोगों के ऊपर अपना क्या है, पावर दिखाना शुरू कर दिया। एंड दैट वाज द मेन रीजन कि 70% थे, लेकिन फिर भी वो बेचारे बहुत ही डिप्राइव्ड लाइफ जीते थे, एक्सप्लॉइट होते थे। और जो व्हाइट पीपल है, जो व्हाइट ब्रिटिशर्स उनको बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो आए तो वहीं से थे, लेकिन अभी वो अमेरिका का ही, अफ्रीका का ही पार्ट है, बट दे आर नाउ लीडिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसीलिए उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को भी लागू कर दिया, और इसी अपार्थाइड सिस्टम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम अपार्थाइड सिस्टम को फिर से सुने तो क्या होगा? ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करना, एक्सप्लॉइट करना, उनको उनकी फ्रीडम ना देना,
राइट। इनफैक्ट ये भी होता था कि साउथ अफ्रीका में एक बंटुस्तान नाम की जगह थी, मैंने भी ये हिस्ट्री में ही पढ़ा है। उस बंटुस्तान के अंदर ही ब्लैक अफ्रीकन रहते थे। थोड़ी सी जगह दे दी थी, मतलब 20% लैंड दे दिया था। इट जस्ट लाइक 70% of the population is living in 20% land of the country and 20-30% population of the country is living in 70% land of the country। ये इतना ज्यादा डिफरेंस वहां पे हो गया था। तो ये था अपार्थाइड सिस्टम। अब इसी सिस्टम के खिलाफ लड़े थे नेल्सन मंडेला। आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आज के चैप्टर में मिलेगी। देखो डेटा एंड ऑल तो मैं बता चुकी हूँ, आप बस इनके इनर माइंडसेट की बातें इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे ये उसके ऊपर से निकले या इनको मतलब ओवरकम किए, टेंशंस कैसी थी इनके पास में, क्या सीखने को मिलता है हमें से, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। लाइफ टाइम मतलब ये खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं 80 साल मैंने, मतलब ये यूथ से ही पॉलिटिक्स में आ गए थे और एंड तक ये पॉलिटिक्स में ही रहे। मतलब यही सभी करते रहे कि भाई हमको हमारी लैंड वापस दो, हमको हमारे राइट्स वापस दो, अपार्थाइड सिस्टम को यहाँ से हटाओ। तो ये सिचुएशन 80 ईयर्स तक इनके साथ में रही है, तो लाइफ टाइम ही हो गया है ना। मंडेला had to spend 30 years in prison। अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 30 years लिख रहे हैं ना, ये आपको कहीं 26 मिलेंगे, कहीं 27 मिलेंगे, कहीं कुछ। सो बेसिकली 1964 में इनको प्रिजन में इम्प्रिजन नाम से डाला गया था कि भाई लाइफ टाइम इम्प्रिजन आपको मिलने वाला है, और 1990 में ये वापस आए थे। तो मोटे मोटे तरीके से देखो तो 26 ईयर्स बनते हैं, लेकिन इससे पहले भी ये जा चुके हैं। तो आपको एक ओवरऑल बता दिया जाता है 30 ईयर्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम कहीं 26 लिखा है, कहीं 28 लिखा है, कहीं 27 लिखा है, कहीं 30 लिखा है। तो आप इसको एक 30 ईयर्स एक ओवरऑल समझ सकते हैं कि 30 ईयर्स तक वो जेल में थे। बाकी एक जो एग्जैक्ट इम्प्रिजन था वो 1964 से 1990 था, दैट मींस 26 ईयर्स। ठीक है, चलो। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो हुआ क्या था देखो, शुरुआत इसकी हुई थी 1948 से डॉक्यूमेंट्स में, ओके, कि 1948 से अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ, तभी से इन्होंने उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। कई बार जेल गए, कई बार इनको देशद्रोही ट्रीजन के लिए बाहर निकाला गया, कई बार अलग अलग ट्रायल्स लगाए गए और फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। तो बहुत बार जेल में जाना आना इनका लगा रहा था, क्योंकि ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अपार्थाइड सिस्टम के। और अपार्थाइड सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो कोई गवर्नमेंट अगर कोई सिस्टम को लागू करती है किसी कंट्री में, तो आप समझ जाओ आपको उसके साथ ही चलना है, वैसे वैसे ही करना है जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। अगर आप अगेंस्ट रहोगे तो आप देशद्रोही बन गए, तो अब आपको लाइफ टाइम का क्या मिल जाएगा? इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा। तो ये इनके साथ में भी हुआ। सो मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। फाइनली हुआ क्या 1994 में, 1990 में ये जेल से बाहर आए और 1994 में पहली बार जब इलेक्शन हुए तो इनको चुना गया, क्योंकि मेजोरिटी ब्लैक्स की थी, मैंने आपको भी बताया ना 70% लोग ब्लैक ही थे वहां पर। तो जब ये बाहर आई तो इनको वहां पे क्या चुना गया? पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। वहां से अपार्थाइड सिस्टम फिनिश हो गया। तो अपार्थाइड सिस्टम शुरू कब हुआ? 1948 में। खत्म कब हुआ? 1994 में, जब ये ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेटा है ना, अभी वहां ये चीज खत्म हुई है, और ना 1948 से पहले ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं करती थी, बहुत टाइम से चली आ रही है और अब भी है। अगर आप न्यूज में जाके देखेंगे ना साउथ अफ्रीका में किस तरीके से अपार्थाइड सिस्टम अभी है कि नहीं है, तो बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स में तो खत्म, लेकिन अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। घर अलग है, पार्क्स अलग है, अभी भी बहुत कुछ है। ऑल्दो उतना नहीं है जितना पहले था, बट अभी भी है। ओके, सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी क्रेडिटेड टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आई होप यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आया हो। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपको एक हिस्ट्री पता होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक, चलो, तो इतना सब बताने के बाद में अपार्थाइड सिस्टम की एक बार यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर्मर पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना, एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, तुम अलग हम अलग, अगेंस्ट दी नॉन व्हाइट मेजोरिटी इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखो यहां समझ लो, नॉन व्हाइट कौन हो गए? ब्लैक। नॉन व्हाइट मतलब क्या हो गया? ब्लैक।
तो ब्लैक लोगों के खिलाफ था ये सब कुछ कि भाई आप हमसे दूर रहिए, व्हाइट अलग रहेंगे, ब्लैक अलग रहेंगे, उसी को अपार्टहाइड सिस्टम बोला गया है। अब हम लोग बातें कर रहे हैं तो बड़ा इजी सा मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जिन लोगों पे ये हुआ था ना, जो गुजरी थी उनके ऊपर, वो बहुत खतरनाक था बच्चों। मतलब उनको अपने घरों से बाहर भेज दिया गया, यहाँ से निकलो, ये व्हाइट लोगों का एरिया है, आप लोग अपने बंटुस्तान में जाके रहो, ब्लैक एरिया जो दिया है वहां जाके रहो। इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि पेरेंट्स व्हाइट हैं तो उनको व्हाइट में भेज दिया जाता था, बच्चा अगर ब्लैक है तो उसको ब्लैक वाले एरिया में भेज दिया जाता था। ये काफी कुछ उनके साथ, जैसे जैसे इंडिया में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल फेस किया ना, स्टार्टिंग के 200 ईयर्स बोलते हैं गुलामी करी है, तो उसी तरीके से इन लोगों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। इसीलिए ये चैप्टर है आपके लिए, ताकि हमें भी समझ आए कि कैसे कैसे पूरे इंटरनेशनली लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है, कम्युनिटीज को, पूरे देश को खत्म कर दिया गया है। सो विच ऑफ द three countries named below had such a political system until very recently? कहाँ पे था apartheid system? ये आपके बुक का क्वेश्चन है, बुक में ही पूछा जाता, तो आप बता दो। साउथ अफ्रीका में ये जो प्रॉब्लम थी ये हमने फेस की है, देखी है, या अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको अब समझ में आ गया होगा साउथ अफ्रीका का है। ठीक है भाई, क्लियर है? आप लोगों को डाउट तो नहीं है अभी हिस्ट्री से रिलेटेड? बाकी इससे भी ज्यादा हिस्ट्री देखो मैंने काफी समझा दिया है, फिर भी पढ़ना है तो एक आर्टिकल पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि साउथ अफ्रीका में अपार्टहाइड सिस्टम वर्क कैसे करता था। राइट, अभी हम बात करेंगे इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में। देखो ये ना बड़ा अच्छा सा मुझे एक आर्टिकल बुक में लगा, तो मुझे लगा आपको ये शेयर करना चाहिए, आपके पास बुक होगी इसको पढ़ना। दिस वाज एक्चुअली द ब्रेकिंग न्यूज, बीबीसी के लोगों ने, बीबीसी चैनल के लोगों ने अपने चैनल पे इसको दिखाया था, पब्लिक किया था, और न्यूज आर्टिकल्स में भी आया था that now today Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। तो 3 सेंचुरीज तक क्या हुआ था वहां पे, व्हाइट रूल रहा, और उसके बाद में फाइनली अब साउथ अफ्रीका में ब्लैक राज फिर से आया है, मतलब बेसिकली ब्लैक प्रेसिडेंट बना है। राइट, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, काफी कुछ यहाँ पे बताया गया है, और ये वही स्पीच है जो अभी हम चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, और फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो लैंग्वेज है इसकी आपको हो सकता है कि टफ लगे, बट डोंट वरी, सारे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ आपको लिखे हुए हैं, जो नहीं समझ आएगा वो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगी। बट टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, क्योंकि इससे रिलेटेड एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, हमें तो चैप्टर समझ ही नहीं आया, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे आंसर करेंगे। प्लीज ये सब मत करो, क्योंकि आज मैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग इसकी करने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। तो मैम ये क्या हो रहा है? ये हो रही है इनॉग्रेशन सेरेमनी, किसकी? उसी दिन की जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ये शपथ ली थी कि वो अब इस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, और अब वो साउथ अफ्रीका का ख्याल रखेंगे, या फिर जो भी अपार्टहाइड सिस्टम था वो हट गया है, अब वो आगे नहीं आएगा। ये सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। तो एक स्पीच देती है ना जब, तो वही स्पीच अब ये देने वाले हैं। थोड़ी सी स्पीच हम पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं कि वहां का एटमोस्फेयर कैसा था, या एनवायरमेंट क्या था, किस तरीके का सराउंडिंग्स थी। सो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, पहली लाइन है आपके चैप्टर की, ओपन कर लीजिए, आप लोग मेरे साथ में पढ़ते जाइए। सो डेट क्या हो गई? 10th मई, तो मई 10th की बात है। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो डॉन का टाइम है, मतलब कि कैसा समय है? मॉर्निंग का समय है। ब्राइट एंड क्लियर डे है। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेटमेंट है, तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाना चाहिए, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जितने भी डिग्निटरीज हैं, वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट हो चुका हूं और मैं ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुका हूं। आज तो बस सेरेमनी है, लेकिन काफी दिनों से मेरे को बुकेज आ रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आ रहे हैं, सब लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, मेल सेंड कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पे वो बोल रहे हैं, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, प्लेजेंटली हैप्पीली बिसीज्ड बोले तो सराउंडेड बाई, पूरा चारों तरफ से लोग ही लोग हैं मेरे आसपास। और कौन है? ऐसे वैसे लोग नहीं है, डिग्निटरीज हैं, डिग्निटरीज हाई फाई लोग हैं, सब जो अपने अपने पॉलिटिकली लीडर है, अपनी अपनी कंट्री के
एंड वर्ल्ड लीडर्स हैं वो हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, कहते हैं कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट मतलब हम मेरे को कंग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, तो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक तरीके से। मैं तो कभी कुछ दिनों पहले कुछ नहीं था, जेल में पड़ा हुआ था 4 साल पहले, है ना, लेकिन अभी यही लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दे आर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन कौन सा वाला, यही वाला 10th मई को जो हो रहा है। देखो आप ये पिक देख रहे हो, आपको पता है ये एक रियल स्टेचू अभी बना हुआ है प्रिटोरिया में। अभी आपको प्रिटोरिया के बारे में इसमें चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला स्टेचू, दिस 29 फीट कैन बी फाउंड एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यहीं पे इन्होंने शपथ ली थी, यहाँ पे काफी समय बाद कब बनाए थे, 2013 में, अच्छा हाँ 2013 में इनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेचू बनाया गया जो 29 फीट लंबा है। तो एक तरीके से पब्लिक एरिया है, लोग आते हैं यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं और थोड़ा हैपनिंग सा एरिया ये बना दिया गया है। बट ये वही एरिया है जहां पर इनको इनॉग्रेशन सेरेमनी इनकी हुई थी, जहां इन्होंने शपथ ली थी। ठीक, इट वॉज बिल्ट इन 2013 इन ऑर्डर ऑफ द पॉपुलर एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि नेल्सन मंडेला जो है एक एंटी अपार्थाइड पर्सन थे, रेवोल्यूशनरी थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, इसीलिए उन्हीं के ऑनर में इसको यहाँ पे बनाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। समझ आ गया, ये जो इनॉग्रेशन है पहली बार ऐसा होगा कि सारे वर्ल्ड के इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा हो रहे हैं साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था ना, लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की थी, मतलब कि उसको बहुत खराब बताया था। They didn't like it, they condemned this, they said ये क्या तरीका है, आप लोग ब्लैक्स के साथ में कितना गलत कर रहे हैं। अब ना तो हम आपके साथ कोई टाई अप रखेंगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ना आपको किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में शामिल कराया जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग गुड। इसी प्रेशर में आके धीरे 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 अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ। मतलब नेशनली अंदर तो ये लोग काम कर रहे थे, अफ्रीकन वाले नेशनल कांग्रेस के लोग, और बाहर से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था, तो फाइनली अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है दैट ये जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं ये आते भी नहीं हमारे पास, लेकिन आज ये सब लोग मुझे थैंक यू बोलने आया, कंग्रेचुलेशन बोलने आया, क्योंकि मैंने एंटी अपार्थाइड सिस्टम फाइनली हटा दिया है, अपार्थाइड सिस्टम फाइनली हटा दिया है। सो द सेरेमनी टुक प्लेस। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया ये कि साउथ अफ्रीका में ये काम हो रहा है और सारे लीडर्स यहाँ आए हुए हैं। आगे बढ़े। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कोई टफ लाइन नहीं है बच्चों, बहुत इजी लाइन है। ये तो आपको समझ आ गया, इनॉग्रेशन चल रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं और मुझे थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। ठीक, उसके आगे इन्होंने जगह बताई है कि कहाँ पे ये सेरेमनी हो रही थी। सो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली ब्यूटीफुल सा सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एक बड़े सी बिल्डिंग बनी हुई है। एम्फी थिएटर है वो। एम्फी थिएटर क्या होता है, एक तो देखो हॉल होता है, थिएटर है जो कवर्ड होता है, उसमें सीट होती है, अंदर आपको सामने स्टेज मिलेगी, वहां काम चल रहा है। ये है एम्फी थिएटर, बिल्कुल ऐसा, मतलब खुला खुला है। तो एम्फी थिएटर अगर आपने अपनी सोसाइटी पार्क में देखा होगा, जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, हर सोसाइटी में एक एम्फी थिएटर या स्कूल में एक एम्फी थिएटर होता है, जहां पे बीच में सेंटर स्टेज होती है और बाकी ऐसे स्टेयर्स बना दिए जाते हैं ताकि लोग वहां बैठ जाएं, है ना। कॉलेजेस में इस तरीके की क्लासेस भी ली जाती है, काफी सारे कॉलेजेस में एक के ऊपर एक स्टेयर्स टाइप की बना दी जाती है, वहां लोग ऐसे बैठ जाते हैं तो पीछे वाले तक का बच्चा भी हमको दिखाई देगा, इस तरीके से वो बना दिया जाता है। तो सेम ऐसा ही एम्फी थिएटर था जहां लोग बैठे हुए थे। और हाँ, थिएटर में जैसे सीट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो, बट वो खुला होगा, खुला होगा, बंद नहीं होगा, खुला होगा। ठीक है। So the inauguration would be the largest. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Pretoria क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, जहां पे ये थे, ये रहा प्रिटोरिया, ये है ये भी। ओके, तो एक प्रिटोरिया के अंदर जो ये बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग बोलेंगे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन बोलेंगे या कोई और बिल्डिंग बोलेंगे, तो इनकी भी यूनियन बिल्डिंग्स थी वो, जहाँ पे पॉलिटिकली काम हुआ करते थे सारे। जैसे हमारे दिल्ली में है ये सारे ना, तो इनके प्रिटोरिया में है। तो प्रिटोरिया में ये वाली शपथ इन्होंने ली। क्लियर हो गया, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे चल के चैप्टर और ज्यादा ईजी होता जाएगा, डोंट वरी।
For decades this had been the seat of white supremacy. अब देखो कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको बस इतना समझना है इस लाइन में कि डेकेड्स तक, सालों साल यहाँ पर किसका राज था? व्हाइट लोगों का, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स थे वो व्हाइट अफ्रीकन में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हीं लोगों का राज था। ओके, वही अपने मन से जो चाहे लॉ पास करते थे, जो चाहे रूल लोगों को अबाइड बाई करने को बोल देते थे, मतलब फॉलो करने को बोल देते थे। सो फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ, सीट बोले तो कौन सी वाली सीट? राष्ट्रपति बनने की, है ना, या उपराष्ट्रपति बनने की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब पहले कौन हुआ करते थे? व्हाइट लोग हुआ करते थे। अब चेंज आ गया है, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब चीजें चेंज हो गई है, नाउ अब चीजें चेंज हो गई हैं। इट वॉज द साइट ऑफ, आज तो पता है क्या दिखाई दे रहा था, बड़ा कलरफुल सा दिखाई, पहले क्या होता था? व्हाइट लोगों के झंडे, व्हाइट लोगों की ड्रेसेस, व्हाइट लोगों के सिंबल। अब क्या हो रहा था? एक रेनबो टाइप से कलरफुल दिख रहा था, बिकॉज डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन आई विद। इंस्टॉलेशन मतलब आज का दिन जो है इस काम को पूरा करने के लिए। इंस्टॉलेशन का क्या मतलब हो गया? आज के काम को पूरा करने के लिए, शपथ की जो सेरेमनी है, ओथ सेरेमनी है, इसको पूरा करने के लिए। तो ये इंस्टॉलेशन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है उसके लिए। सो डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस आ जाए हुए हैं, तो हर नेशन को आप रिस्पेक्ट दोगे ना, तो उनका फ्लैग दिखाना, उनके सिंबल्स दिखाना कि यहाँ पे अमेरिका के लोग बैठे हुए, यहाँ पे यूरोपियन लोग बैठे हुए, यहाँ पे एशियन लोग बैठे हुए हैं। तो वो एक तरीके से कलरफुल सा साइट बोल रहे हैं कि उस दिन था। एंड अगेन द सेम लाइन, अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, मतलब कि बिल्कुल डेमोक्रेटिकली नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली है। मतलब अब रेस के आधार पर नहीं होगी, नॉन रेशियल होगी। कोई हो, चाहे आप ब्लैक हैं चाहे आप व्हाइट है, सबके लिए सेम सिचुएशन है। ठीक। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो ये बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ शपथ लेने, और मेरे साथ कौन है? मेरी डॉटर है। नाम क्या है उसका? जिनानी है। तो ये लाइन टफ तो नहीं लगी किसी को भी? अब ये तो क्लियर हो गया होगा। बस वो इसमें ये बताते हैं कि बहुत सालों तक यहाँ व्हाइट लोगों ने राज किया, लेकिन आज से, अब से यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो सब मिलेगा, क्योंकि एक तो आज बड़ा कलरफुल सा दिन है, सारे नेशन के लोग आए हुए हैं, और ऊपर से अब हमने नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि खाली ब्लैक लोग बनेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, नेल्सन मंडेला को पीस के लिए जाना जाता है कि इन्होंने अपने टाइम पे पीस को ज्यादा महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी, रादर देन रिवेंज। क्योंकि कितने टाइम से वहां पे ब्लैक लोगों की सुप्रीमेसी, व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, काफी टाइम से, है ना, 3 सेंचुरीज यहाँ लिखा हुआ था। तो अब जब ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो लोगों को पता क्या लगा? आगे जो व्हाइट लोग थे उनको पता क्या लगा कि यार हम लोगों के फोर फादर्स ने इनके साथ जो किया, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये ब्लैक लोगों का सुप्रीमेसी आ जाए और ये हमारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि हम तो वैसे भी न्यूमेरिकली भी हम माइनर हैं, यहाँ पर कम ही लोग रहते हैं, और हमने बहुत अत्याचार भी किए थे इनके साथ में, तो हमारे साथ क्या होगा? बट नेल्सन मंडेला ने रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने बोला कि आप चाहे ब्लैक हैं, आप चाहे व्हाइट हैं, आप इस कंट्री का सिटीजन हैं, और सबके लिए, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, सेम रूल्स, सेम राइट्स, सेम प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। प्रिविलेज मतलब जो भी आपको चाहिए, है ना, खाना पीना, जॉब, अदर एनिमिटीज, जो भी मिलना है आपको वो सब कुछ सेम मिलेगा, ना व्हाइट्स को ज्यादा ना ब्लैक्स को ज्यादा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये इन्होंने किया, और इसी की वजह से इंटरनेशनली इनको बहुत रिस्पेक्ट मिली कि आप रिवेंज नहीं ले रहे हैं, आप चाहते हैं। अब क्या होगा अगर आप रिवेंज लोगे तो क्या होगा? आप ही की कंट्री में, अपनी ही कंट्री के लोगों से रिवेंज लोगे तो आप कैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ाओगे? तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब सब जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ, अब हम लोग एक साथ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। और आज साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे लेवल पर है इसी वजह से। ठीक है, सो ऑन द पोडियम अब ये बताते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सेरेमनी शुरू हुई। सेरेमनी शुरू हो चुकी है, ठीक। अब पोडियम पे कौन आए? मिस्टर डी क्लार्क आए, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, यही थे पहले, इनसे पहले के प्रेसिडेंट। अब उनको प्रेसिडेंट को शायद वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, अगर ये वही वाले डी क्लार्क है, क्योंकि इससे पहले डी क्लार्क ही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो इनको सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. तो फर्स्ट ये हो गए, सेकंड ये हो गया, मेन प्रेसिडेंट हमारा कौन बनेगा? नेल्सन मंडेला. So when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being
ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। टफ लग रही है लाइन? कुछ नहीं है, बस यही कह रहे हैं कि जब मैंने शपथ ली, मैंने कसम खाई कि अब मैं आप सबका ख्याल रखने वाला हूं और साउथ अफ्रीका को एक अच्छे लेवल पर लेके जाने वाला हूं, ये बोला है। लैंग्वेज टफ है, एक बार और पढ़ लेते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, मेरे से पहले 2 लोग ले चुके हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट की और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की, अब मेरा टाइम है। सो आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ ली, प्लेज लेना, शपथ लेना, टू ओबे फॉलो करना, एंड अपहोल्ड करना, अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना। भाई हमने डिसीजन ले लिया कि अब हम नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, और मैं भी मानूंगा, आप भी मानो। The constitution and to devote myself to the well-being of the republic. Well-being of the republic, मेरे लोगों की रक्षा करना, उनके अच्छे के बारे में सोचना मेरा काम है, right? And its people. So and to devote myself, अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, अपने आप को आपके लिए accessible बना रहा हूँ कि आओ मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं ख्याल रखूंगा सब लोगों का, and I'll make sure कि अब ये अपार्टहाइड सिस्टम फिर से ना फॉलो होने लगे, या किसी भी ब्लैक के साथ में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी भी व्हाइट के साथ में भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना है। ये एग्जैक्टली इन लाइनों में बोल रहे हैं। एंड इट्स पीपल, सो टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, यहां से उनकी स्पीच स्टार्ट होती है। तो ये बोलते हैं कि पहले तो मैं आया, मैंने शपथ ली, मैंने ये बोला, फिर मैंने जो भी लोग मुझे देख रहे थे, बीबीसी पे मैंने न्यूज दिखाई थी आपको, जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, सबसे मैंने कहा से मतलब मेरी स्पीच शुरू हुई। तो मैंने स्पीच में क्या बोला, आप देखो फिर से, ये जो इनकी स्पीच है थोड़ी सी बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे इसमें, ठीक है, तो डरना नहीं, पढ़ते जाते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, तो देखो इसकी स्पीच की जो लैंग्वेज है वो भी फॉर्मल होगी, इस चीज को सिंपली बोल सकते थे, लेकिन स्पीच ऐसे ही दी जाती है। ओके, सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, तो हम यहाँ सब हैं आज, और हम क्या कर रहे हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम अपना ग्रांट, कन्फर बोले तो ग्रांट करना, देना किसी को, मतलब गिव करना, ग्लोरी मतलब हैप्पीनेस। तो आज हम खुश हैं बेसिकली, टू दिस लिबर्टी, न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हमें आजादी मिली है। ओके, वैसी वाली आजादी नहीं जो हमें मिली थी, इनको ब्लैक और व्हाइट वाली आजादी मिली है, अपार्टहाइड सिस्टम फिनिश हो गया है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं आज हम सब यहाँ हैं, हम सब खुश हैं, हमें आज आजादी मिली है, न्यू बॉर्न लिबर्टी है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आज हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोले तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजास्टर था, ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है, जब हम बहुत खराब किसी के साथ हो जाते हैं उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, ये क्या हो गया, राइट। तो ह्यूमन डिजास्टर क्या था यहाँ पे, वही अपार्थाइड सिस्टम जिसमें एक्सप्लॉइट होते थे ब्लैक लोग। तो ये बोल रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कई सालों तक रहा। मैंने आपको टाइम बताया था 1948 से 1994, डॉक्यूमेंट्री मतलब ये लिखा हुआ है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेड है, दैट 1948 से 1994 तक एटलीस्ट वहां पे ये अपार्थाइड सिस्टम था। तो बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम हो गया है इस ह्यूमन डिजास्टर को, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और आज हमने जो किया है पूरी ह्यूमैनिटी इस पे प्राउड करने वाली है। लैंग्वेज, ये देखो मैं फिर बोल रही हूँ, स्पीच की लैंग्वेज है, तो आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि कनेक्शंस कहाँ से बनाए, मत बनाइए कनेक्शंस, समझ लीजिए। जब आपका सेंस ऑफ लैंग्वेज उतना स्ट्रॉन्ग खुद से हो जाएगा तो आपको फिर समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। सो मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर के बाद आज हम लोग जो भी हैं, हम एक प्राउड पीपल हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ झेल कर ऑलरेडी आ चुके हैं, काफी कुछ एक्सपीरियंस करके आए, सो वी आर स्ट्रॉन्ग नाउ। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। We who were outlaws not so long ago, outlaws देखो, अब यहाँ इन्होंने बोला वी मतलब साउथ अफ्रीका, अब इस साउथ अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक सब आ गए, तो ये बोलते हैं वी वर आउटलॉज, हमको पूरे इंटरनेशनली अलग कर दिया गया था। एंड दैट्स ट्रू, मैंने आपको बताया ना, जब अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, व्हाइट लोग जो भी ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उस टाइम पूरा इंटरनेशनली इनको कंडेम किया गया। बोला गया साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है, ना हम आपको आर्म्स सप्लाई करेंगे, वेपन्स, ना हम आपको कोई पॉलिटिकल हेल्प सप्लाई करेंगे, ना इकोनॉमिकल हेल्प सप्लाई करेंगे, ना आपको सोशल इवेंट्स में बुलाया जाएगा। तो यहाँ यही लाइन बोली जा रही है दैट वी वर आउटलॉज, हमको अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, रिलेशनशिप हमसे तोड़ लिए गए थे क्योंकि हम इलीगल काम कर रहे थे।
भाई लोगों को अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर। नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ ही समय पहले की बात है, ये लैंग्वेज ऐसी लिखी गई है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि कुछ ही समय पहले हमको अलग अलग कर दिया गया था इंटरनेशनली, एंड टुडे क्या हो रहा है, टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमारे पास में एक प्रिविलेज है, मतलब आज देखो रेयर, बहुत कम होता है ऐसा, दैट वी आर होस्टिंग टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। और आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के लोग, लीडर्स हमारे यहाँ पर हैं, हमारे सॉइल पर है, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर हैं, और हम होस्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी। आया समझ में? सो बेसिकली ये वही यहाँ पे वो यही लिख रहे हैं कि तुम ही लोगों ने हमको कुछ समय पहले अलग कर दिया था अपने इवेंट से, और आज आप तुम खुद ही सब लोग साउथ अफ्रीका में आ गए। और स्टार्टिंग वाले स्टेंजा में इन्होंने क्या बोला था कि ये बहुत द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स की यहाँ पर। अब यहाँ इन्होंने जो वी बोला है ना, इसमें सारे साउथ अफ्रीकन आ गए हैं, व्हाइट भी ब्लैक भी, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो व्हाइट लोगों को कंडेम किया जा रहा था, ब्लैक को नहीं। तो इनकी गलती कुछ नहीं थी इसमें, नेल्सन मंडेला तो सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे नेशन को, बट यहाँ पे जो कंडेम किया गया था वो व्हाइट लोगों को किया गया था। बट अगेन देखो इनकी जो हम्बलनेस है उसको देखो कि ये वी करके बोलते हैं खुद को, है ना, हम लोगों को अभी कर दिया गया था अलग, लेकिन आज हम सब एक साथ फिर से आ गए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। अब देखो स्पीच में बोल रहे हैं ये सारी चीजें, तो फिर ये कहते हैं कि हम जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं यहाँ पे, डिस्टिंग्विश्ड बोले तो भी अपने अपने फील्ड में बढ़िया बढ़िया लोग, तो हम सबको आपको क्या करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री। बहुत अगेन एक फ्रेज यहाँ लिखा हुआ है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं जैसे हम लोग खुश हैं वैसे आप लोग भी हमें आज इस खुशी में हमारे शामिल होने आए हैं। जैसे हम बोलते हैं आप, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग आए हैं आज मेरी खुशी में शामिल होने, हमारी कंट्री को आज फ्रीडम मिला है और आप सब भी यहाँ हैं, ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है। एग्जैक्टली ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बट उसकी लैंग्वेज आप देख लो यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो पोजेशन बोले तो ओनरशिप, हम भी खुश हैं, हमारा फ्रीडम आपका भी फ्रीडम है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ साउथ अफ्रीका को व्हाइट लोगों से नहीं मिला है, ये कॉमन ह्यूमन प्रैक्टिस है, दुनिया के हर पर्सन को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके पास पीस होना चाहिए, और एक जो डिग्निटी है, जो एक ह्यूमन डिग्निटी होती है हर किसी के पास, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी को मिलनी चाहिए। सो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। So it's not only we are liberated today, everybody in the world is having the same privilege. So congratulations to everyone. ये exactly हम बोल रहे हैं। Clear हो गया? We have at last achieved our political emancipation. आज हमें politically freedom finally मिल गया। तो ये बोलते हैं कि हम जो हमको फ्रीडम है ऑन पेपर तो 1910 में मिल गया था, 13 में मिल गया था, आप देखोगे अगर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा, लेकिन वो ब्रिटिशर्स गएगा, वो हमारे माइंड में घुस गए, हमारे घर में घुस गए, हमारे लोगों के बीच आ गए, और अब वो व्हाइट अफ्रीकन हो गए, है ना। अब व्हाइट अफ्रीकन होने के बाद में अब क्या हुआ, अब उन्होंने ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। नंबर में कम है लेकिन उनको ब्लैक के ऊपर पावरफुल वो अपना जो है पावर उन्होंने दिखानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं that we have at last achieved our political emancipation. Finally हमको वो व्हाइट लोगों से छुटकारा मिला, और ऐसा नहीं कि छुटकारा मिला, वो बोल रहे हैं अब हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. तो अब यहाँ ये बोलते हैं आज मैं शपथ लेता हूँ, ourselves हम सब लोग लेते हैं, to liberate all our people, हमारे सारे लोगों को हम लिबरेट कर देंगे, फ्री कर देंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो कंटिन्यू मतलब लगातार बॉन्डेज था हमारे ऊपर, स्लेवरी हो रही थी हमारी, ब्लैक लोगों की स्लेवरी हो रही थी ना, उन्हीं से सारे छोटे छोटे काम सारे वही करेंगे, खराब खराब गंदे गंदे काम सारे वही करेंगे। जहां पे भी स्कूल वगैरह अच्छी अच्छी है वहां व्हाइट लोग पढ़ेंगे, जहां पे खराब खराब या थोड़े से कम अच्छे हैं वहां पे ब्लैक लोग पढ़ेंगे। तो स्लेवरी मतलब अपने गुलाम बना के रखना। सो ये जो कंटिन्यूअस बॉन्डेज था हमारा, पोवर्टी का भीख, बहुत खराब सिचुएशन जहां पैसा ना हो, डेप्रिवेशन हर चीज की कमी, सफरिंग्स परेशानियां ही परेशानियां,
जेंडर से रिलेटेड परेशानियां, जेंडर मतलब हस्बैंड बॉय एंड गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन करना, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे थे उससे मैं सब लोगों को फ्री करने वाला हूं आज। मतलब आज हम सब इन सारी प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं। क्लियर होगी भाई, ये स्पीच है उनकी जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं। आई होप समझ आ गया। अब वो बोलते हैं, स्पीच खत्म, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो वो बोलते हैं नेवर 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 अगेन ऑन दिस सॉइल वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम अपार्थाइड सिस्टम अगेन इन फ्यूचर। मतलब कि अब ऐसा कभी नहीं होगा फ्यूचर में कि ये जो ब्रूटल प्रैक्टिस थी, ब्रूटल बहुत खतरनाक प्रैक्टिस जो थी अपार्थाइड सिस्टम की, वो हम फॉलो करें। So never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ये जो ऑपरेशन बोले तो ये जो अत्याचार हमने किया एक दूसरे के ऊपर, अब ऐसा कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. अब ह्यूमन के ऊपर कभी भी इस तरीके के दिन नहीं आए, जैसे अब ये दिन कभी ना आए। It's just like that only, that sun will never set. यहाँ सूर्यास्त कभी नहीं होगा। अब मतलब ऐसा नहीं कि ये ज्योग्राफिकली नहीं होगा, वो तो होगा। ये एक तरीके से बोलना होता है कि भाई अब ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे, अब हमारे यहाँ पे डार्क डेज कभी नहीं आएंगे, अब हम अपार्थाइड सिस्टम कभी नहीं लेकर आएंगे। हर कोई यहाँ खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा और प्रॉस्पेरस रहेगा। राइट, लेट फ्रीडम रेन, हर कोई फ्री रहे, लॉन्ग ब्लेस अफ्रीका। क्लियर हो गया। तो ये इनकी स्पीच थी। अब स्पीच के बाद में क्या होगा, स्पीच के बाद में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो भी कुछ होता है ना, मतलब ऐसे जेट्स आते हैं आसमान में, वो रेनबो बनाते हैं, अपना फ्लैग बनाते हैं, एक दो टैब्लोज आते हैं, टैब्लोज झांकी होती है जो, वो आते हैं। तो वो सारी चीजें होंगी, सब लोग एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ बता रहे हैं, और ये बताते बताते ये पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में बताते हैं, आज ना मैं वही दिन याद कर रहा हूँ जब मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था। उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में लोगों के साथ अपार्थाइड सिस्टम में क्या क्या हुआ। क्लियर हो गया भाई, और बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर, इजी चल रहा है। ओके, राइट, ओके ओके ओके, हाँ। सो अरे क्या हो गया, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. ये लंबी लंबी लाइनों से डर जाते हो आप लोग, है ना, मुझे पता है। देखो कुछ भी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जैसे ओथ सेरेमनी खत्म, अब क्या होगा, मैंने आपको बोला अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शोबाजी सी करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आएंगे आसमान में और एक बड़ी ऐसा पैटर्न बनाएंगे। सो फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ टाइम बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ, हमने ऊपर की तरफ देखा। ऑ बोले तो ऑ मतलब बड़ी खुशी से। एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे, एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न बना दिया गया है ना, इंप्रेसिव डिस्प्ले बना दिया गया दिखाने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। तो जेट्स थे, है ना, हेलीकॉप्टर से, ट्रूप से, मतलब लोग थे बहुत सारे आसमान में, जेट में, हेलीकॉप्टर में, क्राफ्ट में। कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो वो रोर कर रहे हैं, चारों तरफ अपना घूम रहे थे, होवरिंग कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंटिंग प्रिसीशन। और आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी आपने देखा होगा, क्या हो रहा था ना, आसमान में अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रिसीशन नहीं है, एग्जैक्ट तरीके से पैटर्न जो वो बना रहे हैं ना, उनकी तो तारीफ होनी ही चाहिए, बिकॉज वो इतना अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना, आपको इधर से आना है, आपको इधर से आना है, तब जाके ना ये पैटर्न बनेगा। कि मान लो मुझे फ्लैग बना के दिखाना है आसमान में, या मुझे ना हार्ट बना के दिखाना है आसमान में, या फ्लैग के कलर उड़ाने हैं आसमान में, तो वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये प्रिसीशन है, मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मतलब आज हर कोई खुश है, वो ये बताना चाह रहे हैं। ये जो आसमान में कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको आज काम है इनका करने का, नो, दे आर हैप्पी, दे आर एक्चुअली वेलकमिंग दिस फ्रीडम, दे आर शोइंग देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। तो काम है तो कर रहे हैं, पर खुशी से कर रहे हैं। सो एक टीचर है, वो पढ़ा रही है इज अ डिफरेंट थिंग, वो खुशी से पढ़ा रही है इज अ डिफरेंट थिंग। तो दो चीजें ये लोग अपने मन से कर रहे हैं ये सारा, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। आगे लाइन समझ में,
अगेन बता दूं एक बार और। सो बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं कि आज आसमान में ये जो सब हो रहा है, क्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, और ये जो इतने बेहतरीन बेहतरीन डिस्प्ले बना रहे हैं, स्पेक्टिकुलर एरेज बना रहे हैं, they are doing it because they are doing it good, they know how to do it, that's a different thing। इसके अलावा आज ये सब खुश भी हैं क्योंकि आज इनको फ्रीडम मिला है, तो ये अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं ये सब करके। सब खुश हैं आज, पूरा अफ्रीका खुश है आज, ठीक है, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। नाउ ओनली मोमेंट्स बिफोर, अब वो बोलते हैं कि कुछ समय पहले की ही बात है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest beckets with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो यहाँ पे अब जैसे जो शपथ सेरेमनी थी ना, तो ये सब ने ली, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जब ये सारी चीजें हो रही हैं, उन्होंने शपथ ले ली, फिर ये जो स्पेक्टिकुलर एरे था आसमान में ये हो गया, अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका के जितने भी हाईएस्ट जनरल्स थे, डिफेंस फोर्स के लोग थे, पुलिस वाले थे, इन सब के जो ड्रेसेस में थे, कि अपनी वर्दी में थे, और इनकी चेस्ट पे क्या थे? मेडल्स थे, रिबन्स थे, तो उसको बोलेंगे बिटेक्ड। बिटेक्ड बोले तो डेकोरेटेड, इनके जो यहाँ पे ऐसे बैजेस लगे होते हैं, तो बोल रहे हैं कि सबके पास रिबन्स एंड मेडल्स लगे हुए थे, एंड दे सल्यूटेड मी, वो आए, उन्होंने मुझे सल्यूट किया। सल्यूट करना होता है जब आप किसी बड़े लीडर को ट्रिब्यूट देते हैं, तो आप जय हिंद हमारे यहाँ बोल रहे होते हैं, तो इनके यहाँ पे आई एम श्योर लॉन्ग लिव अफ्रीका बोलते होंगे। सो ये बोलते हैं कि ये सब लोग क्या है, मुझे सल्यूट कर रहे थे, और इन्होंने भी अपनी अपनी प्लेज ली। सब लोग लेते हैं प्लेज, हमको तो बस बड़े बड़े लोगों की दिखाते हैं टीवी पे, छोटे छोटे सब लोग अपने, मतलब जो भी जिस भी पोजीशन पे प्लेज ले रहा होता है, सबको प्लेज लेनी पड़ती है। तो अपना अपना सब लोग प्लेज लिए लॉयल्टी के लिए कि हाँ हम देश के साथ हैं और सबको सबका ख्याल रखेंगे एंड ब्ला ब्ला जो भी होता होगा। सो आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। तो ये इन्होंने क्यों बोली लाइन पता है? ये इसीलिए बोली ये वाली लाइन क्योंकि ये बता रहे थे कि यही लोग अभी अभी मुझे सल्यूट किया है ना, बस कुछ ही सालों पहले ही क्या कर रहे थे मुझे, ये सब लोग मुझे जेल में डाल रहे थे, मेरे को एक रिबेलियस बता रहे थे, देशद्रोही बना के मुझे इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था लाइफ टाइम का। तो ये वही लोग हैं, मुझे पता है। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब मैं भूलूंगा नहीं ये चीज। सो आई एम नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं ये चीज भूलूंगा नहीं, मेरे माइंड में ये हमेशा रहेगी, of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। आज सल्यूट कर रहे हैं, 4 साल पहले मुझे अरेस्ट कर रहे थे ये लोग। ये सारी चीजें वो एकदम रिवेंज के फॉर्म में नहीं कह रहे, वो बस कह रहे हैं कि यार मतलब ये वही लोग हैं, देखो जो पहले ऐसे कर रहे थे और आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अपार्टहाइड सिस्टम खत्म हो चुका है, बता रहे हैं आपको, ठीक है। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail। तो अभी फिर क्या हुआ, एक शेवरॉन मतलब कि एक पैटर्न बनता है वी शेप में, इम्पाला जेट आए, और जब वो आए और गए तो पीछे क्या छोड़ गए, स्मोक ट्रेल। ये आई एम श्योर आपने देखा होगा, जब भी कोई प्लेन आसमान में आप कभी देखोगे, नॉट ऑल बट इम्पाला जेट्स है इनका, जैसे तो इस तरीके से जब जा रहे होते हैं तो पीछे ना धुआं धुआं सा छोड़ के जाता है। तो आप चाहें तो उसको कलरफुल भी बना सकते हैं, 3 एक साथ लेके जाइए और तीनों में एक कलर डाल दीजिए आपके फ्लैग का, तो आप एक पैटर्न बना देंगे आसमान में, है ना। तो इन्होंने भी बनाया। तो कौन कौन सा पैटर्न बना, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एंड गोल्ड कलर का। और ये इनका जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है ना, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्शन करके जो आई है पार्टी, उसका इन्होंने क्या किया, एक फ्लैग बनाया जो आसमान में दिखाया। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू योर कंट्री। तो एक तरीके से ये करते हैं ना सब, हमारे यहाँ पे भी होता है 15 अगस्त में बढ़िया 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 से पैटर्न बनाए जाते हैं आसमान में, तो वही इन्होंने भी किया। क्लियर हो गया भाई? तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि उस दिन क्या क्या हो रहा था, क्या क्या वो याद कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पता है दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, सामने क्या हो रहा है वो भी बता रहे हैं, और वो फील क्या कर रहे हैं, पुरानी बातें याद भी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो उस दिन 2 नेशनल एंथम को बजाया गया, 2 नेशनल एंथम्स को बजाया गया, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी सिकलेले। तो बेसिकली ये 2 तरीके के इनके नाम है, अफ्रीकन लैंग्वेज के नाम है ये बेसिकली, जैसे हम जनगण मन बोल देते हैं ना, ऐसे इनको यहाँ पे भी क्या हुआ, नेशनल एंथम्स बजाए गए। एक था व्हाइट लोगों के लिए एनकोसी सिकलेल, और दूसरा था आई अफ्रीका, अच्छा इसी का हो गया, एंड
ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। सो दोनों ने अपना अपना नेशनल एंथम गाया, व्हाइट लोगों ने व्हाइट का, ब्लैक लोगों ने ब्लैक का। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो जो ब्लैक वाले हैं आप अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने फ्लैग की, अपने नेशनल एंथम की, और व्हाइट वाले अपनी। मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप एक दूसरे के उसमें मतलब मर्ज हो जाओ या अपने वाले को छोड़ दो। बस लिबरल रहो, खुश रहो, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट मत करो। ये इनका फंडा था, फिलोसफी थी। हाँ जी। सो ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब हेट। दोनों को नहीं पता था कि उनका वाला नेशनल एंथम के लिरिक्स क्या हैं, उनके वाले के लिरिक्स क्या हैं, क्योंकि अपने अपने गाने में लग रहे हैं। पर वो बोलते हैं मैं होप करता हूँ दैट फ्यूचर में they would soon know the words by heart। by heart एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुंह जबानी याद हो जाना। तो बोलते हैं मुझे पता है फ्यूचर में ना सबको सब कुछ याद हो जाएगा, सारे फ्रेजेस, सारे वर्ड्स नेशनल एंथम के, क्योंकि अब यही होने वाला है। तो दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम रिवेंज नहीं ले रहे हैं, हम पीस बना के रखना चाहते हैं पूरी कंट्री में। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये सब लिखा। तो ये उस दिन की बात चल रही है। आप बोलते हैं अभी बात नहीं खत्म हुई है, अभी और बताते जा रहे हैं उस दिन क्या क्या हो रहा था। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब ये गए पास्ट में, है ना, फ्लैशबैक चलेगा। अब ये बोलते हैं मैं ओवरवेल्म हो गया था, मतलब कि एक कुछ ऐसी फीलिंग जो आपको नॉर्मल ना रहने देना, उसको ओवरवेल्म कहते हैं। मतलब मैं जिस दिन मेरा 10th का रिजल्ट आएगा और मेरे समझ लो कि भाई 98% मार्क्स, 99% आ गए जो मैं चाहता था, तो मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगा। मतलब इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे संग क्या ही हो गया, वाव 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 वाव। तो ऐसे ही अब ओवरवेल्म आप सैड फीलिंग में भी हो सकते हैं, हैप्पी फीलिंग में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं क्या हो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री दैट डे। उस दिन ना मैं बस क्या ही बताऊं कि मैं क्या फील कर रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, आप देखो फर्स्ट डिकेड मतलब स्टार्टिंग के 10 इयर्स, मतलब 1910 1920 के आसपास की बात चल रही है। कब की बात चल रही है? 1910 या 1920 के आसपास की बात चल रही है। That in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo War, bitter Anglo War कब हुआ था? If I'm not wrong, 1913 के आसपास कुछ हुआ है, आप लोग एक बार चेक करना, है ना, 1913 के आसपास। बिटर एंग्लो वॉर, वॉर किस किस का था? एंग्लो वॉर वॉर किस किस का था? डच और ब्रिटिशर्स का था। तो पहले डचेस आए और फिर ब्रिटिशर्स आए। तो आपको बताइए जहां जहां ब्रिटिशर्स गए हैं उन्होंने वहां की पर्सनल जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी, जो भी कंट्री के लोग रहते थे, सबको लड़ाई कर करके बाहर फेंक दिया। इंडिया में भी तो यही हुआ था, पोर्चुगीज भी आए थे, डचेस भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, फाइनली ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट सिंस स्टार्टिंग, मतलब पता नहीं क्या ही लोग थे। आई तो रियली कंडेम देम। पूरे वर्ल्ड की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, जहां भी गए हैं उन लोगों को पूरा, मतलब 2-2 3-3 100 साल लग रहे हैं लोगों को रिकवर होने में, इतना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया है ना। तो यहाँ पे भी सेम हुआ था, डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई थी। एंड उस लड़ाई के बाद में 1913 के आसपास की ये बात बता रहे हैं, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो बोल रहे हैं कि तभी 1920 23 25 के आसपास की बात है कि एंग्लो बोर वॉर खत्म हुआ था और मैं पैदा हुआ था। तो उसी के बीच के आसपास की बात है। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। Important line है बच्चों ये जो लाइन है ना आपकी इंपॉर्टेंट है। कहां से शुरू हो रही है? यहां से ले लो, आप यहां से लेके यहां तक ले लो कि तभी 1913 14 15 के आसपास की बात है। उस टाइम पे जितने भी व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, गोरे गोरे जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने तो पैचअप कर लिया, मतलब एक साथ हो गए, इकट्ठा हो गए, अपने डिफरेंसेस को भुला के व्हाइट कलर सब लोग एक साथ हो गए एंड इरेक्टेड अ सिस्टम। और उन्होंने क्या किया? एक नया सिस्टम लागू किया। कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करना, एक नया सिस्टम बनाया। बोले इसको हम अपार्थाइड सिस्टम बोलेंगे। इस सिस्टम में करेंगे क्या? ब्लैक लोगों की वोट लगाएंगे, इन लोगों की ऐसी की तैसी करेंगे। सो व्हाट डिड दे डू? इलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। डोमिनेट करना होता है पावरफुल होना। जब दूसरी रेस पे, दूसरी टाइप की कम्युनिटी पे आप डोमिनेट करते हैं, मतलब आप अभी पावरफुल हैं, दूसरी वाली माइनॉरिटी में चली जाएगी। तो डोमिनेशन करना, दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना,
है ना, मैं पावरफुल, डोमिनेशन। सो रेशियल डोमिनेशन किया किसके खिलाफ? अगेंस्ट डार्क पीपल के खिलाफ, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब जिस लैंड में ब्लैक पीपल ऑलरेडी रहते थे, उन्हीं की कंट्री थी, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के ऊपर जाकर, मतलब बाहर से ब्रिटिशर्स आए और उन्हीं के ऊपर क्या किया? कब्जा कर लिया, उनके ऊपर डोमिनेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि ऐसे 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 हुआ है उस टाइम पे, और तब मैं पैदा ही हुआ था, मैं बस अभी पैदा ही हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब पैदा भी नहीं हुआ था लोग। चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी फिर छोटे थे, बच्चे थे, तब इन्होंने रियलाइज किया कि हमारे आसपास ये हो क्या रहा है, किस तरीके से ब्लैक लोगों को परेशान करते हैं। फिर ये पॉलिटिक्स में आए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है, देखो समझो, जब कोई कंट्री ऐसे स्लेव बन जाती है, तो जो मूवमेंट्स या जितने भी ऐसी रिवोल्यूशनरी एक्ट्स आप पढ़ते हैं ना न्यूज में या बुक्स में, आर्टिकल्स में, सिर्फ वही नहीं होते, उसके अलावा छोटे 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 बहुत सारी लड़ाइयां हुई होती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट्स हुए हुए होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर उन छोटे 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 करने के बाद में जो बड़े बड़े ऐसे एक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, उनको फिर हम ग्लोरीफाई करते हैं, न्यूज में डाल देते हैं, आर्टिकल में। तो काफी कुछ हो चुका है स्कूल लेवल पे, इन्होंने काफी कुछ फेस किया, फिर कॉलेज लेवल पे छोटे छोटे एक्ट्स किए, फिर और बड़े हो गए तो छोटी छोटी पार्टीज बना दी, कॉलेज की पार्टी। अब आपको कितनी कॉलेजेस की कितनी पार्टीज पता है उनके अंदर होती है? डीयू में, जेएनयू में, आपको पता है उनके नाम? आपको बस वही पता होगी जो न्यूज में आएगी और आर्टिकल्स में छपेगी, अदरवाइज बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे ही इन्होंने शुरू से ही एंटी अपार्थाइड सिस्टम को सपोर्ट किया और बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए या छोटे छोटे कम्युनिटीज बनाई जिससे ये उस काम को हटा सके, अपार्थाइड सिस्टम को हटा सके। So the structure they created form the bias, so form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. किसकी बात हो रही है बताओ जल्दी से, किस सिस्टम की बात हो रही है? अपार्थाइड सिस्टम की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि व्हाइट लोगों ने जो सिस्टम बनाया था, they created on the basis of one of the harshest, इतना खराब पूरे दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ जितना साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। वन ऑफ दी, वन ऑफ दी मतलब वन ऑफ दी, ऐसे 4-5 को गिनो तो उनमें से हम भी ऐसे ही हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनह्यूमन था, मतलब इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो इतना खराब अपार्थाइड सिस्टम रह चुका है हमारे यहाँ। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो वो था 1910 और लास्ट डिकेड कहाँ आ जाएगा? 1990 के आसपास। तो देखो 1994 में तो वो बने थे प्रेसिडेंट, है ना, तो वही टाइम आ गया ना। तो लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड, मैं खुद 80 साल के आसपास हूँ अभी एज अ ह्यूमन। दिस 8 मतलब 80 है ना डिकेड, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। अब ये जो सिस्टम है वो ओवरटर्न हो गया, चेंज हो चुका है। नो अपार्थाइड सिस्टम एट ऑल नाउ, अब नहीं है। Forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. तो बोल रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई थी तब हुई थी फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, और आज है लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1910 से लेके 1990 तक ये सब हुआ, और आज हमने इसको टर्न कर दिया है, चेंज कर दिया है हमेशा के लिए, फॉरएवर। और इसके बदले में क्या आ गया है? replaced by one that recognize the rights and freedom of all people. अब जो हमारा सिस्टम है ये हर किसी का राइट, हर किसी का फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करेगा से मतलब रिस्पेक्ट करेगा, मतलब अब हर कोई फ्री है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कलर क्या है स्किन का, ब्लैक हो, व्हाइट हो, एशियन हो, कलर्ड हो, कहीं और की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साउथ अफ्रीका के सिटीजन है तो आपको रिस्पेक्ट, फ्रीडम मिलेगा। दैट इज इट। ठीक है, ये यहाँ पे बोला। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। बोल रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ना, आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन, ऐसे ही नहीं आया आज का दिन। बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं लोगों को। किसने किए? इनके एंसेस्टर्स ने किए, हो सकते हैं इनके पापा, इनके दादाजी, फोर फादर्स, वो लोगों ने
बहुत स्ट्रगल किया है। अब जैसे इंडिया के लिए जो स्ट्रगल फ्रीडम हम लोगों को चाहिए था, कब से शुरू हुआ और कब जाके खत्म हुआ। तो लीडर्स भी चेंज हो गए, लोग मर गए, कुछ गायब हो गए, कुछ को मार दिया गया, कुछ का टाइम ऑलरेडी वो इतना ज्यादा ओल्ड एज हो गए थे। फ्रीडम मिला, लेकिन क्या वो फ्रीडम फिर उन लोगों को मिला जो उस टाइम प्रेजेंट थे उनकी वजह से? नहीं, स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो चुकी थी। तो सारे लीडर, सारे फ्रीडम फाइटर्स को काउंट करेंगे हम लोग। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि हमारा जो दिन था दैट हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सेक्रीफाइसेस देने पड़े इन लोगों को, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस देने पड़े ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। हजारों लोगों ने ऐसा सेक्रीफाइस दिया। पीपल whose sufferings and courage can never be counted or repaid। ना तो हम काउंट कर सकते हैं कितनी परेशानियां थी उनको, ना हम रीपे कर सकते हैं। हम उनको, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम जो चाहें, जितना चाहें हेल्प करें, अब जितना चाहें सपोर्ट करें, लेकिन जो उन्होंने फेस किया, सफरिंग्स को जो उन्होंने सहा, टॉलरेट किया, वी कांट रीपे दैट। हम वापस उनको वही खुशियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत कहते हैं ना गहरा घाव, एक उनकी लाइफ टाइम घाव, प्रॉब्लम, जो सफरिंग्स थी वो उनके माइंड में अभी भी हैं। I felt that day as I have on so many other days। मतलब उस दिन मैं बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा था जैसा मैं बाकी के डेज में भी करता हूँ। नेचुरली मैं बहुत सोचता हूँ उस बारे में, अपार्टहाइड सिस्टम के बारे में। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो मैं कौन हूँ? अगर मेरी वजह से आज ये फ्रीडम है और मैं अगर यहाँ आज पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का बन के आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं कौन हूं? आई एम नोबडी, आई एम जस्ट सम, टोटल बोले तो रिजल्ट। मैं रिजल्ट हूं उन लोगों का जो अपने अपने टाइम पे लड़ाई किए हैं, फाइट किए हैं इस सिस्टम के खिलाफ। आई एम सिंपली द सम रिजल्ट ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीका के जो देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, मेरे से पहले जो लड़ाई किए हुए हैं। That long and noble line ended and now began again with me। So ये जो चलता आ रहा था ना सिलसिला, आज मेरे पे आके खत्म हुआ है। पता नहीं कब से लोग फाइट कर रहे थे और फाइनली आज फाइटिंग खत्म। क्लियर हो गया लाइन? ओके, आई वॉज पेन बोले तो मैं दर्द में हूं, पेन हो रहा है मुझे ऐसा सोच के दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। उनको काश, जैसे ऐसा नहीं बोलते आज मेरा रिजल्ट आ गया और मैं, मतलब जिन लोगों के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, तो आप बोलोगे काश मेरी दादी होती आज देखती तो मुझे कितना खुश होती ना कि मैंने टॉप किया है अपना स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में टॉप किया है। मेरे दादाजी होते ना बहुत खुश होते। आप ऐसा बोलते हो। सेम लाइन यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं दैट आई एम पेन, मुझे पेन हो रहा है ऐसा सोच के दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम। काश के मैं उनको थैंक यू बोलता उनके काम के लिए, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट मतलब वर्क, उनके सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट क्या है। काश कि वो देख पाते कि आज फाइनली हम अपार्थाइड सिस्टम को हटा चुकी हैं और ब्लैक एंड व्हाइट डोमिनेशन साथ में रूल कर रही हैं। आज हम दोनों, मतलब फ्रीडम मिल गया है एक तरीके से हमको। काश कि वो लोग भी देख पाते। कौन लोग? जो फ्रीडम फाइटर्स थे पास्ट में। तो बोल रहे हैं या तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता था, मैं नहीं बोल पाया, और काश वो होते तो वो खुद देख पाते कितना अच्छा अच्छा फील हो रहा है आज। पर ये दोनों ही काम नहीं हो सकते, इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो गए ना भाई, वो तो पुरानी बात हो गई। बट वो याद कर रहे हैं, एक तरीके से याद कर रहे हैं। कौन कौन लोग थे यहाँ पे वो भी बताया गया। ये देखो सबके नाम आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। सो द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। वुंड, घाव मेरी कंट्री के लोगों के ऊपर, डीप, गहरा, लास्टिंग, इजीली जाने नहीं वाला है। मतलब आज कह दिया अपार्थाइड सिस्टम खत्म, लेकिन ये लोग अभी भी डर में हैं, पता नहीं कब ऐसा कुछ फिर से होने लगे। और आप देखो ना पॉलिटिकली जब आप कोई चीज को बोल देते हैं, है ना, आपने तो कह दिया कि नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, पर ग्राउंड लेवल पे वो काम हो नहीं रहे होते। अभी भी व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को क्या बुली करेंगे ही करेंगे। तो बोल रहे कि अभी तो टाइम लगेगा इस घाव को भरने में। ये तो हमने अभी फाइनली
एडमिट किया है कि भाई देखो चलो ब्लैक लोगों का और व्हाइट लोगों का जो है अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गई, पर ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा होगा, अभी तो इसको टाइम लगेगा सेट होने में। तो बोल रहे हैं दैट लास्ट एंड डीप वुंड है मेरी कंट्री के ऊपर एंड माय पीपल के ऊपर, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस, काफी साल लगने वाले हैं, नॉट जनरेशन, हो सकते हैं जनरेशन हो पर चलो जनरेशन नहीं, कम से कम काफी साल लगने वाले हैं रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। आई समझ में? अभी ऐसा कोई घाव नहीं है जिसको भरना है, एक्चुअली ये बात कर रहे हैं सोशल लाइफ की, कि हमने बोल तो दिया है कि अब हम फ्री हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी लोगों को टाइम लगने वाला है चीज को समझने में, कि जो ब्लैक लोग हैं वो इतना ज्यादा सबमिसिव फील ना करें, अब वो भी इक्वल हैं, और जो व्हाइट लोग हैं वो हमेशा बुली करने की कोशिश ना करें, अब सब इक्वल इक्वल है, बट फिर भी टाइम लगेगा, काफी साल लगेंगे इस चीज को सेटल डाउन होने में, ये बोल रहे हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड मतलब जो सोचा नहीं था, पर्पसफुली नहीं था, बस हो गया effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sisler's, the Chief Lithules, Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time। तो ये सारे लोग कौन है? फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड में लाइन को पहले अंडरलाइन कर लूं, ऑलिवर टैम्बोस से लेके यहाँ तक। तो बोल रहे हैं कि ये जो कई सालों का ऑपरेशन था ना, ये जो कई सालों का अत्याचार, ऑपरेशन मतलब अत्याचार करना, तो ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था और जो ब्रूटैलिटी थी हमारे ऊपर हो रही थी, है अनदर, एक और फायदा हुआ है इससे। क्या हुआ है फायदा? क्या इफेक्ट है? एक तरीके से इसका एक और प्रभाव हुआ कि हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए जिनको अब दुनिया जानती है, इनको सब साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली, जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे नाम है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जिन जिनके नाम आप जानते होंगे फ्रीडम फाइटर्स के, इन लोगों के ये हैं। तो बोल रहे हैं कि एक और इफेक्ट था इस ब्रूटैलिटी का कंट्री पे, कि ऐसे ऐसे जेम्स हमें मिल गए, नहीं तो ये कहाँ मिलते। अब हम भी जितने भी हमारे राजगुरु चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और ये जितने भी आप पढ़ते हैं न्यूज में या फिर मूवीज में, तो उनको हम कहाँ जान पाते अगर ऐसा समय ना आया होता। अब ऐसा समय था तो उन्होंने फाइट किया तो अपने आप को सेक्रीफाइस किया और इसीलिए वो फेमस बने। तो बोल रहे कि ऐसे जेम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता, लेकिन इस तरीके का हालात ही ऐसी हो गई थी कि ये लोग भी उभर उभर कर बाहर आए। हमें पता चला कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनका करेज देखो यार, कितने स्ट्रॉन्ग लोग थे, विजडम था, स्मार्ट थे, और कौन थे? जेनरसिटी थी उनके अंदर, मतलब कि काइंडनेस थी उनके अंदर, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। लाइक मे नेवर बी नोन अगेन एक फ्रेज है जिसमें आपको बोला जा रहा है इनके जैसे दोबारा मिलना मुश्किल है। आप ही बताओ ना, गांधी जी के साथ किसको कंपेयर करोगे? सुभाष चंद्र बोस के साथ किसको कंपेयर करोगे? है ना, 22 23 साल में जिन लोगों ने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया, उन लोगों से आप किसको कंपेयर करोगे? किसी को नहीं कर सकते, दे आर अनकंपेरेबल, इररिप्लेसेबल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके जैसा फिर से नहीं मिलेगा, है ना। नाउ परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों आपके लिए, और हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए। यहाँ बोल रहे हैं कि शायद इतना ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर का पर्सन बनने के लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। बोल रहे हैं कि इतना डेप्थ ऑफ ऑपरेशन हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो जरूरी होता है शायद इस तरीके का कैरेक्टर बनाने के लिए, इनके जैसा। तो ये एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, जितना ज्यादा सफरिंग्स लाइफ में आप झेलते हो आप उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। तो वही लाइन है, ओके। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, अभी आगे बोलते हैं मेरी कंट्री में मिनरल डायमंड का और गोल्ड का, आपको बताइए साउथ अफ्रीका से कितना ज्यादा है वहां पे, एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। तो बोलते हैं हमारी सॉइल के अंदर ना डायमंड है, गोल्ड है, हमें पता है, हम रिच है इस बात से, ये भी हमें पता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे एक और चीज पता है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। हमारी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है? वो मिनरल्स एंड ये गोल्ड एंड डायमंड्स ये नहीं है, ये तो है ही, इसके अलावा मेरे जो लोग हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे अपना बोलते हैं। फाइनर है, उस डायमंड से भी ज्यादा साफ सुथरे हैं और ट्रूअर है, प्योर है देन द प्योरेस्ट डायमंड। अगर आप डायमंड बोल रहे हो ना, साउथ अफ्रीका के डायमंड्स हैं,
डायमंड्स तो हैं ही, मेरे लोग भी बहुत ज्यादा डायमंड जैसे हैं मेरे लिए, मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो एज अ लीडर ये ऐसी लाइनें बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कौन से कॉमरेड्स? यही जो भी पीछे दिखाई दे ना आपको सारे, ऑलिवर टेम्पोस एंड ऑल। तो बोल रहे हैं कि इनकी वजह से ही मैं भी आज करेजियस हूँ, इन्हीं की वजह से मुझे करेज पता है। मतलब ये लोग, मतलब करेज, करेज का दूसरा नाम ये लोग, तो इन्हीं से मैंने करेज सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड women रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है मेरे कंट्री के लोगों को कि आइडिया है, हमें फ्रीडम चाहिए, इसके लिए कई लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस कर दी, लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर दी, फैमिली सेक्रीफाइस कर दी। अब देखो ये चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लगने लगा होगा, है ना, क्योंकि मैंने फिर बोला जिस चीज से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं उस चीज को हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं सुनते। अब ये इंडिया की स्टोरी होती तो शायद फिर भी हम लोग सुन रहे होते, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड वी नो आवर पास्ट। बट ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो एज अ चैप्टर हम इसको फिनिश कर सकते हैं अगर हम रिलेट नहीं कर सकते। बट एज अ ह्यूमैनिटी, है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग आप समझो कि उनके साथ में बहुत गलत हुआ था, वो किसी के भी साथ हो सकता है। सो उस सिंपैथी के साथ में हमको अपना ट्रिब्यूट पे करना चाहिए उन लोगों के लिए। सो जस्ट रीड दिस विद मी, ओके। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोगों को, जेल में जब ये थे तब वहां भी और वैसे भी इन्होंने देखा है कि क्या क्या करते थे उनके साथ में। इतने सारे अटैक करते थे उनको, उनके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर करते थे, बट वो ब्रेक नहीं होते थे। मतलब उनका जो हिम्मत है वो नहीं टूटती थी। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या हो गया? डिफेंस करना। मतलब कि आपको कोई अटैक कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, पिटाई लगा रहा है, जेल में डाल रहा है, आप बाउंस बैक करोगे, आप थकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, आप लड़ते रहोगे। उसको बोलते हैं रेजिलियंस। हमारी रेजिलियंस पावर होती है ना, इम्यूनिटी पावर होती है हमारी, वैसे। सो दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो बोलते हैं कि जो जो इनकी इमेजिनेशन को रिफ्यूज करता था, जो जो इनको टॉर्चर करता था, परेशान करता था, ये सब स्ट्रांगली वही खड़े रहे और इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। यहां से थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल, चैप्टर ऑलरेडी फिनिश होने वाला है, यहां से थोड़ा सा फिलोसॉफिकली आपको समझने को लाइनें मिलेंगी। मैं जल्दी फिनिश कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां से आपको पॉलिटिकली थोड़ा फिलोसॉफिकल लाइनें शुरू शुरू होंगी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं ये समझ गया था कि करेज क्या है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। क्या आपको फियर नहीं है तो आप करेजियस हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप करेजियस हो? नहीं, आप करेजियस नहीं हो। आपको फियर से लड़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तब आप करेजियस हो। ये लाइन यहाँ बताई गई है। तो बोलते हैं दैट कहा गया, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. डर से लड़ना है, डर से भागना नहीं है, ये लाइन है। ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर है। डर लग रहा है फिर भी उस पर ओवरकम कर जा रहे हैं, तब आप बहादुर कहलाएंगे। द वन हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो एक तरीके से क्या हो गया, जिसको कोई फर्क ही नहीं होता। अब जैसे इंडिया में जब स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था तो कई लोगों को तो फर्क ही नहीं था, ठीक है देखी जाएगी, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, मस्ती करो, पार्टीज करो। पर कुछ लोग थे जिन्होंने, भगत सिंह, जिन्होंने अपना कॉलेज, स्कूल, वाइफ, फैमिली सब छोड़ के इंडिया के लिए लड़ना शुरू किया। तो वो करेज किसके अंदर है, या फिर एक ट्रू पैट्रियट कौन है? वो जो अपना स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई सब कर रहा था, वो देखा जाएगा जो होगा, हमें क्या फर्क, या वो। तो अब आप मुझे बताओ कि ब्रेव कौन था उस टाइम पे? वो लोग जो अपना कॉलेज, स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, या वो जो अपनी पूरी लाइफ को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, एजुकेशन को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा कि मुझे अपने देश को फ्रीडम दिलाना है। तो एक तरफ तो वो लोग जिनको कोई फर्क नहीं था, ठीक है मिल जाएगा जब मिलेगा, अपने पेज से मिलता रहेगा। एक वो जिसने अपने हाथ में ले लिया कि मैं ही हूं जिसको इस, मतलब मेरे जैसे कुछ लोगों को मिलकर फ्रीडम दिलाना होगा, अदरवाइज हमको कभी फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो वो लोग ज्यादा करेज हुआ ना, उनके अंदर हुआ ना करेज, तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चलो। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। बोल रहे हैं कि किसी को बचपन से थोड़ी ये सिखाया गया, या तुम बॉर्न थोड़ी ना इसीलिए हुए कि तुम्हें एक दूसरे से हेट करना है। ये तो तुम बड़े होते तो तुम देखते हो कि मेरी पूरी कम्युनिटी
मेरी पूरी व्हाइट कम्युनिटी ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ है, ठीक है, तो इन लोगों के मैं खिलाफ हो गया हूँ, है ना। तो ये बॉन्ड जब आप होते हो तब आपको नहीं सिखाया जाता दैट दूसरे पर्सन को आपको स्किन की वजह से या बैकग्राउंड की वजह से या रिलीजन की वजह से हेट करना है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally. तो मैंने आपसे देखो बोला ना, यहाँ से ना, मतलब इससे पहले वाली लाइनों से फिलोसॉफिकली थोड़ा मैसेजेस शुरू हो गए हैं, तो हर लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी। हो सकता है इससे रिलेटेड आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी पूछे जाएं, तो इनको अच्छे से समझ लो आप। यहाँ से एक्चुअल इंपॉर्टेंट चैप्टर की लाइनें शुरू हुई हैं। सो बोलते हैं कि पीपल, ये आता भी है इनफैक्ट, ये वाला ना आरटीसी में बहुत आता है ये वाला सेंटेंस, जिसमें बोलते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना आना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको हेट करना वो सीख गए, वेरी गुड, दे कैन बी टॉट टू लव नाउ। अब उनको लव करना तो और इजीली समझ आ जाएगा, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, हम हेट करना नहीं जानते, हम लव करना जानते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो स्माइल पास करता है, सब लोग ऐसे कभी देखता है वो बच्चा कितने गंदे लोग हैं, पता नहीं मैं कहाँ आ गया, नहीं ना, वो सबको थैंक्स बोलता है और सबको प्यार करता है। तो नेचुरली हम लव करना सीख जाते हैं। वो स्माइल पास करता है, आपको पहचानने लगता है, आपके साथ खुश रहता है, लेकिन वो हेट नहीं करना सीखता। हेट वो तब सीखता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो नेचुरली लव पहले करना आता है, हेट बाद में। तो बोल रहे हैं अगर हम सब हेट कर सकते हैं तो हम लव भी कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं तो उससे पहले तो हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दोस्ती ज्यादा नेचुरल है, ठीक है। So they can be taught for love comes more naturally to human hearts than its opposite मतलब love ज्यादा important है hate के, love natural है hate के। Even in the grimmest times in prison, अब ये बताते हैं कि जब मैं prison में था ना, even in the grimmest time, grimmest मतलब sad से भी ज्यादा sad, बेकार जब मेरा टाइम चल रहा था, when my comrades and I were pushed to our limits, कॉमा लगा लगा के लाइनें बढ़ाई गई हैं, लेकिन आप इजी है, मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ, ठीक है। जब मेरे फेलो रेवोल्यूशनरी जो मेरे साथ में थे, जो जेल में थे, उनको इतना परेशान किया जाता था that they were pushed to their limits. Pushed to their limits is a phrase जिसका मतलब है जितना सह सकते हैं उतना हमको टॉर्चर किया गया था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, और मैं देखता था कि जो गार्ड्स है ना, उनके अंदर थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक तरीके से काइंडनेस थी। तो ग्लिमर मतलब एक हैप्पी होता था मैं देख के। आई वुड सी अ ग्लिमर, एक शाइन ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वो मार रहे जब होते, आपने वो मूवी देखी है भगत सिंह वाली, तो जब उनको पानी नहीं दिया जाता है तो एक गार्ड बोलता है क्यों इतना टॉर्चर फील कर रहे हो, वो इंडियन ही होता है, टॉर्चर तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर वर्क कर रहा है, पर बोलता है कि छोड़ो ना यार, तुम लोग खा लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। पर वो कहता है नहीं, तेरे ऊपर लानत है कि तू इंडियन होके अपनी फ्रीडम के लिए लड़ नहीं रहा, हमसे कुछ मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सेम यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन थे, वो इनके ऊपर अत्याचार तो कर ही रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी थी। तो कह रहे जब मुझे वो दिख जाती थी ना उन लोगों में, पर है जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे एक सेकेंड को ही दिखे, बट इट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going। तो उससे भी मुझे लगता था कि हाँ, आस मिलती थी, एक रे ऑफ होप मिलती थी कि हाँ, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना है, ये पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मेंस गुड, आई थिंक इट्स फिनिश्ड नाउ, ये लास्ट की लाइन है। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये भी आरटीसी में आ सकती है। इसमें आपको बोला गया है कि जो मैन की गुडनेस है ना, वो जो बिल्कुल चिंगारी की तरह है, जो बुझ नहीं सकती कभी। तो आप सब गुड हैं, हम सब के अंदर गुडनेस ज्यादा है, बैडनेस कम है। इसको आप छुपा के रख सकते हैं, पर ये बुझ नहीं सकती, मतलब गायब नहीं हो सकती। तो हम दिखाते हैं बाहर से कि हम कितने खराब है, लेकिन अंदर से जो हमारा ट्रू नेचर है ना, वो काइंड है। हम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, ब्रूटल बनने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से ये कहते हैं ना, मन नहीं मानना है यार। तो वो वही जो मन है हमारा, वो कैसा है, वो रियल है, प्योर है, ट्रू है, काइंड है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर, अच्छा अभी तो है चैप्टर, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। यहाँ पे वो बताते हैं कि हर इंसान की दो ड्यूटी होती है, obligations to his family, parents and wife and children, मतलब फैमिली की तरफ, and he has an obligation to his people, एक उसकी कंट्री की तरफ भी होती है। his community, his country, people, community and country की तरफ।
In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination, मतलब interest and abilities, जो भी तुम कर सकते हो। तो बोलते हैं कि हर इंसान, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हमारी दो ड्यूटीज हैं, एक तो फैमिली की तरफ और एक कंट्री की तरफ। और जिसको जैसे ठीक लगे, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसको जिस तरफ इंटरेस्ट हो, आप अपने हिसाब से करिए। मतलब भगत सिंह चाहते थे कंट्री के लिए लड़ना, तो वो कंट्री के लिए लड़े। बाकी लोगों को चाहिए था भाई हम तो अपनी फैमिली के साथ सिक्योर रहे, तो वो फैमिली के साथ थे। सो दैट्स ओके। कुछ लोगों ने दोनों चीजें चुनी, तो वो बोल रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हो। और ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both our obligations. अगर मैं ब्लैक हूं तो मेरे जैसे बाकी के ब्लैक लोगों के लिए ये पॉसिबल था ही नहीं कि हम लोग अपनी दोनों ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, क्योंकि हमें हर चीज में रोका जाता था। राइट, इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a man of our color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो साउथ अफ्रीका में हो क्या रहा था कि जैसे ही पता चले कि एक ब्लैक पर्सन है, ब्लैक कम्युनिटी का पर्सन है, तो ना तो उसको अपने मन से जीने का अधिकार था और ना ही उसको अपने मन से कुछ भी करने का अधिकार था। उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब अकेला कहीं और किसी और एरिया में भेज दिया जाता था, उसको पनिश किया जाता था। अपने ह्यूमन राइट्स भी इनको नहीं मिल रहे थे। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनेविटेबली रिप्ड अपार्ट फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम वाज and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellious. जैसे कि बहुत लोगों को क्या किया जाता था, दूसरे दूसरे आइलैंड्स पे भेज दिया जाता था, कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये कौन लोग हैं, ये वही देश के पैट्रियट्स हैं जो अपने देश को फ्रीडम दिलाना चाहते हैं। तो यहाँ देखो लाइन किसके लिए है, ये उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए लाइन है कि अगर हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक पर्सन अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए आवाज उठाता था, तो उसके साथ क्या, ये बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट एग्जैक्टली ये लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई भी देशभक्त अपनी देश के लिए आवाज उठाता था तो उसके लिए क्या किया जाता था, उसको इनएविटेबली का क्या मतलब हो गया, मतलब पक्का पक्का यही होता था उसके साथ में, फॉर श्योर क्या होता था, उसको रिप्ड अपार्ट कर दिया जाता था, मतलब उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था कहाँ रहने के लिए, एक दूसरी जगह पे। और वो जगह कैसी थी, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, मतलब कि डार्क एरिया में उसको रख दिया जाएगा जहां पे सीक्रेसी रहे, वो सीक्रेटली छुपा रहे और वो एक रिबेलियस बन जाए, देशद्रोह का नाम दे दे। अब डार्क एरिया और ये सब का मतलब क्या हुआ, कोई कमरे में बंद करना नहीं, मतलब उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां डाल दी जाती थी कि वो फिर दोबारा फ्रीडम लेने के बारे में ना सोचे। अब जैसे नेल्सन मंडेला के साथ में भी तो यही हुआ, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, भाई देशद्रोही बोल दिया गया इनको, इनके साथियों को। भगत सिंह और उनके फ्रेंड्स के साथ में क्या, उनके जो फेलो रिबेलियस थे उनके साथ में क्या हुआ था, उनको बोला आपको फांसी दे दी जाएगी। क्या गलत किया था उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं था कि फांसी दे दी जाए, बट दे दी गई थी। राइट, तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि जो पर्सन साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी का था लेकिन अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाना चाहता था, उसके साथ में क्या किया जाता था, उसको इतनी तरीके से परेशान किया जाता था, सीक्रेसी में रख दिया जाता था, रिबेलियस बना दिया जाता था कि वो दोबारा फ्रीडम के बारे में सोचे ही ना। ये लाइफ थी हमारी। I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब ये बताते हैं कि मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज लाइफ में था, मुझे लगा मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर यही तो है, तो मैंने अपने लोगों को नहीं चुना, मैंने अपने देश को नहीं चुना, मैंने अपनी फैमिली को चुना। सब यही करेंगे, आप भी यही करोगे, मैं भी यही करूंगी। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. पर बोलता है कि लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेरे रियल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। एज अ फादर जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझे नहीं करने दिया जा रहा। एज अ हस्बैंड जो मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब एक अच्छी लाइफ लेना, बच्चे को कहीं घुमाना, फैमिली के साथ कहीं अच्छी जगह स्पेंड करना, हमको कुछ आजादी नहीं थी बिकॉज हम ब्लैक पीपल थे। हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कुछ कुछ एरियाज में, हम वहीं रह सकते थे।
वहीं के पार्क, वहीं के पूल्स, वहीं की एनिमिटीज हम लोग एंजॉय कर सकते थे, बाहर नहीं। तो ये क्या बात हुई? तब इन्हें रियलाइज हुआ यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है हमारे साथ में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। बोलते कि मैं जब पैदा हुआ था तब थोड़ी मुझे पता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉज फ्री, मुझे तो लगता था मैं तो फ्री हूँ भाई, बचपन से ही मैं फ्री हूँ। क्यों फ्री हूँ? क्योंकि मम्मी के आसपास, घर के आसपास घूम सकता हूँ, पापा कुछ कहते नहीं है, कॉलेज में सब मस्त चल रहा है, तो मैं तो फ्री हूँ। बट ये फ्री कहाँ थे? उस डार्क जोन में, वही ब्लैक कम्युनिटी के लोगों में फ्री थे। बाहर निकल के देखो तो तुम्हें पता चलेगा वहां तो तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी, तब तुम्हें रियलाइज होगा अरे यार हम तो स्लेव हैं। तो छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि वो फ्रीडम उसके पास उसकी कंट्री में है या नहीं है ना। उसके लिए फ्रीडम तो इतना ही है कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ, हाँ बेटा जा। तो ये मुझे फ्रीडम मिल गया। तो यही लाइन यहाँ पे ये बोलते हैं दैट आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मुझे जो पता था उस हिसाब से तो मैं फ्री था। कैसे? फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं जाऊं फील्ड्स में जाके भागता था, दौड़ता था, मम्मी कुछ नहीं कहती थी, तो मतलब मैं तो फ्री था। मदर के हट के चारों तरफ, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, रिवर में। अब देखो ये रिवर में स्विम कर रहे हैं, है ना। तो देखना लाइन में ना आयरन ही देखना कि ये जो छोटी छोटी चीजों में फ्रीडम ढूंढ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो तुमको एक्चुअली भीख में दे दिया गया है। सो बोलते हैं कि मैं फील्ड्स में जाके रन करता था, मैं फ्री था। मैं स्ट्रीम्स में, क्लियर स्ट्रीम्स में, मेरे विलेज के चारों तरफ जो रिवर थी उसमें स्विम करता था, मैं फ्री था। बट आपको पता है इनको बस उसी विलेज का पानी पीने को मिलता था, ये दूसरे विलेज के या दूसरे टाउन के किसी और रिवर को छू भी नहीं सकते थे। तो बोलते हैं कि मेरे को लगता था कि हम फ्री हैं। फिर फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स के अंदर में रात में मेरे को भुट्टे खाने को मिलते हैं, मक्के का वो होता है ये मिली बोला है इनको यहाँ पे, इन्होंने मक्का बेसिकली भुट्टा खा रहे हैं मस्त अपना, हम तो खुश हैं, हम तो फ्री थे। एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स के ऊपर चढ़ के मस्त अपना राइड ले रहे हैं, हम तो फ्री थे। तो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था मेरी लाइफ में मैं फ्री हूँ, वो तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार मैं फ्री नहीं हूँ। As long as I obeyed my fathers and abide by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पापा के रूल्स को माना, अपने कस्टम ट्राइब के जो जितने भी रूल्स थे उनको फील किया, I was not troubled by the laws of man or God। तो तब तक तो सब सही था। क्योंकि व्हाइट पीपल क्या बोलते थे, अपने एरिया में रहो, अपने एरिया की चीजें करो, वहीं पढ़ो, वहीं लिखो, वहीं शादी करो, वहीं रह के वहीं तुम्हारी अंतिम डेथ डेथ द लास्ट डे आ जाएगा, दैट्स इट। हमारी साइड में मत आओ, और हम जहां जहां हैं वहां हमें इंटरफियर नहीं चाहिए। ना तो तुम पॉलिटिक्स में आओगे हमारी कंट्री के, तुम्हें जो रूल्स दे दिए, जो लॉज दे दिए, बस उनको फॉलो कर लो, दैट्स इट। तो बोलते हैं यार ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। बाद में रियलाइज हुआ that it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, भ्रम। मेरे को लगा था मैं फ्री हूँ, बट मैं फ्री नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, तब मुझे रियलाइज हुआ भैया मेरा फ्रीडम तो बचपन से ही लिया जा चुका है। मैं तो किसी ऐसे कॉलेज में जाके पढ़ भी नहीं सकता जहां व्हाइट लोग पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तो ब्लैक लोगों के अलग छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। तो ये तो फ्रीडम ही नहीं हुआ, ये तो मेरी भी कंट्री है ना, तो मैं भी कहीं भी जाके पढ़ सकता हूँ, कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, किसी से भी शादी कर सकता हूँ। बट नो, यू विल ओनली मैरी इन योर ओन ट्राइब, सो दैट हम मिक्स ब्रीडिंग ना कर दें। तो सब कुछ इन लोगों के लिए करना मना था। फिर ये बोलते हैं तब मुझे रियलाइज हुआ माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। तो अब मेरे को हंगर हुआ फ्रीडम का, कि मुझे फ्रीडम अपनी कंट्री के लिए लेना है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। अब मैं जब स्टूडेंट बना तब मुझे लगा मेरे लिए ही मुझे फ्रीडम चाहिए, भाई मैं तो जहां चाहूँ पढ़ूं, जहां चाहूँ कंट्री के बाहर स्टडी करूं, जो मुझे करना है करूं। बट दैट वॉज अ ट्रांजिटरी फ्रीडम, वो तो छोटा मोटा फ्रीडम होता, बस मेरे लिए होता, क्या ही फायदा है, मुझे सबको फ्रीडम दिलाना है। सो ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। तो बोलते हैं कि एज अ बॉयहुड तो जो जो काम मुझे करने थे मैंने सब किए, बट ये हुई फ्रीडम थोड़ी हुआ, है ना। फ्रीडम तब जब तुम्हारी पूरी कंट्री को फ्रीडम मिले। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड honorable freedoms of achieving my potential, my earnings, my marrying system, having a family। तो मैंने बोला ना तो जॉब आप वहां कर सकते, शादी वहां नहीं कर सकते, कोई फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंगली अपने नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे, व्हाइट सुप्रीमेसी डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ शादी करनी है, कहाँ जॉब करनी है, कहाँ एजुकेशन चाहिए। तो बोलते हैं कि जो फ्रीडम मैं सोच रहा था वो तो टेम्परेरी थी, वो तो एम ही थी। एक्चुअल फ्रीडम तो ये चाहिए, ये तो है ही नहीं हमारे पास में। सो द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब मेरी लाइफ में मुझे जो करना है वो करने का मुझे हक होना चाहिए, ये फ्रीडम होता है। और हमें तो वैसा फ्रीडम
मिल ही नहीं रखा. That is when he felt the hunger for freedom. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो बोलते हैं कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मेरे संग ही ऐसा नहीं हो रहा, ये तो सबके साथ है. मेरी कलर वाले जैसे भी लोग हैं, ब्लैक स्किन के जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर है, सबके साथ सेम सिचुएशन है. I saw that it was not just my freedom that was taken और कर्टेल मतलब हैम्पर किया, परेशान कर रहे थे मेरे को, रिड्यूस कर दी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक मी, मतलब कि जो काले काले लोग थे, ब्लैक पीपल बेसिकली थे. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. यहां से इस पार्टी की शुरुआत हुई जिसमें ये एंट्री किए फ्रीडम के लिए. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. तो मैं पहले तो खुद को आजाद करना चाहता था, फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे आजाद करके कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे लोगों को भी आजाद करना है, पूरी कंट्री को आजाद करना है. आजाद बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले सिस्टम से, अपार्थाइड सिस्टम से, ठीक है. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self respect that animated my life. So ये बोलते हैं कि यार हमको ना डिग्निटी की लाइफ चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए. एक तो हमारी कंट्री में आ गए, माइनर हो और फिर भी हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, नो इट वॉन्ट हैपन. हमें कैसी लाइफ चाहिए, एक बढ़िया लाइफ चाहिए. दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. अब मैं क्या हो गया था, एक फ्राइटेंड पर्सन से, डरा डरा बच्चे से मैं बोल्ड बच्चा बन चुका था, आज मतलब पर्सन बॉय बन चुका था. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. पहले मैं लॉ अबाइडिंग था, मैं मानता था लॉ को, अब मेरे को क्रिमिनल बना दिया गया, देशद्रोही. That kind of family loving person. मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, मैं मतलब मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे. अब मैं क्या बन गया, बिना घर का मेरे को जेल में डाल दिया गया. मैं एक कौन था, लाइफ लविंग मैन था, अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहा था, पर अब मैं एक मॉन्क बन चुका हूँ. मॉन्क मतलब मैं पीस एंड हार्मनी की बातें करने लग गया हूँ. तो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, ठीक है. मैं एक सिंपल सादा इंसान था, जैसे भगत सिंह का स्टोरी याद करो, पहले वो एक बच्चे थे अपने घर में, उनकी शायद अच्छी खासी किसी से बातें भी होती थी गर्ल्स से, बट एकदम से उनके अंदर जो देशभक्ति जागी, वो सब छोड़ छाड़ के देश के लिए चले गए लड़ने के लिए. सेम इनके साथ में हुआ. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो ये बोलते हैं कि मैं I am no more virtuous, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ. सब है मेरे यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ जो दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, फ्रीडम के बारे में सोच रहा हूँ. सब लोग सेम सेम कर रहे हैं, सब वर्चुअस हैं, मतलब वर्चुअस मतलब क्वालिटीज है सबके अंदर, और सब सेल्फ सेक्रीफाइसेस के बारे में सोच रहे हैं. बट मुझे रियलाइज हुआ आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. छोटे मोटे फ्रीडम जो मुझे मिल रखे थे, मैं उनसे भी खुश नहीं हूँ, बिकॉज मैंने देखा कि मेरे पीपल परेशान है, मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत दुखी हैं. Freedom is indivisible. The chain on any of my people, but the chain of all of them. तो जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते हैं तो आपको थोड़े से राइट्स मिल जाते हैं, है ना, मतलब आप कुछ कर सकते हैं मन से क्योंकि आपकी अपनी पार्टी का लीडर है. पर वो बोलता है अगर मेरे जैसे कम्युनिटी के किसी एक पर्सन के ऊपर भी चेन बंधी हुई है, चेन बंधी से मतलब उसके हाथ रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, वो अपने मन से फ्रीली कुछ नहीं कर सकता. सो दैट चेन इज नॉट ओनली ऑन हिम, चेन इज ऑन एवरीबडी, बिकॉज हमें पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम दिलानी है. सिर्फ मेरे राइट्स के मिल जाने से कुछ नहीं होगा, सबको फ्रीडम दिलाना बहुत जरूरी है. द चेन ऑन ऑल ऑफ अस ऑफ माई पीपल बट द चेन ऑन मी. और अगर इन सब के ऊपर चेन है तो मैं भी तो वैसा ही हूँ. हम सब स्लेव हैं अभी फिलहाल, मुझे स्लेवरी को हटाना है. सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन सब के लिए, सिर्फ इन सब के लिए नहीं, मेरे लिए भी. तो हम सबको क्या है, फ्रीडम चाहिए. बेसिकली इस पूरे पेज पे फ्रीडम कैसे मिलनी है. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर. इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो लोग हैं, एक हो गया ऑपरेसर जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, एक हो गया ऑपरेस जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है. अब आप मुझे बताओ दोनों में से किसको लिबर्टी चाहिए, ऑपरेसर को या ऑपरेस्ड को. हम बोलेंगे ऑपरेस्ड को लिबर्टी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है. नेल्सन मंडेला इस तरीके से नहीं सोचते, वो बोलते हैं हम दोनों को लिबर्टी चाहिए. मैं तो तुम्हारे प्रेशर में हूं ही, पर तुम भी अपने दिमाग के प्रेशर में हो. ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग गलत काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो करना चाहता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसका माइंड उसके साथ खेल रहा है. जैसे एक लाइन थी ना कि गुडनेस सबके अंदर छुपी हुई है, आप उसको छुपा सकते हो बट गायब नहीं कर सकते.
राइट। तो सेम यहाँ पे बोलते हैं कि आप भी स्लेव हो अपने दिमाग के, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ में ये सब काम करा रहा है। और दिमाग में क्या क्या चीजें होगी, प्राउड, है ना, सुपीरियोरिटी, सुप्रीमेसी, मुझे सबके ऊपर राज करना है। तो बंदे की गलती नहीं है जो ऐसा सोच रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर रूल करना है। तुम्हारे दिमाग में जो ये जो फितूर है या जो गलत नेगेटिव थॉट्स है वो तुमसे ये काम करा रहे हैं। तो तुम भी स्लेव हो अपने दिमाग के। ये लाइन बोल रहे हैं, बोलते हैं कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस। दोनों को लिबरेट करने की जरूरत है, फ्री करने की। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो तुमने मेरी फ्रीडम ली तो मैं तो तुम्हारा स्लेव हो गया। तुम किसके स्लेव हो, हेट्रेड के। गलत इमोशन है तुम्हारे अंदर, तुम उसके स्लेव हो। अब जैसे ह्यूमन बीइंग इमोशंस के कंट्रोल में है या कंट्रोल कर रखा है इमोशंस को, बताओ। हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में, तो हम स्लेव हैं एक तरीके से अपने इमोशंस के। दिमाग चाहे तो आपसे कुछ भी करा सकता है ना। तभी तो ना ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। पढ़ रहे हैं, दिमाग में फितूर है, नहीं यार गाड़ी उठा, चल घूमने चलते, देखी जाएगी। आप ऐसा करते क्या, नहीं। क्यों किया, क्योंकि दिमाग ने करवाया। तो आपकी जो इमोशंस हैं दे आर फोर्सिंग यू, तो यू आर अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस। ये यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। तो जो पर्सन है ना, ये ऑपरेसर, ये अपने दिमाग से परेशान है। इसके दिमाग ने इसके ऊपर हावी हो रखा है। और दिमाग के अंदर क्या है, प्रेजुडिस है, पुरानी 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 बातें। और नैरो माइंडनेस, मतलब कि उसका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है और उसको यही पता है कि हम हैं व्हाइट पीपल, ये है ब्लैक पीपल, इनके ऊपर हमें करने हैं अत्याचार। यही माइंडसेट से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हम तो परेशान हो ही रहे हैं, बट आप भी परेशान हैं। हेट्रेड की जो इमोशन है, नैरो माइंडनेस की जो इमोशन है, उससे आप भी परेशान हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो ये फिर से वही लाइन रिपीट हुई है, अलग तरीके से आपको बोला गया है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। तो ये ऑपरेशन के लिए बोला गया, इसके लिए कि मैं किसी का फ्रीडम ले रहा हूं तो मैं फ्री हूं क्या। भाई मान लो आपको मैंने एक रूम के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, तो मैंने आपकी फ्रीडम ले ली। तो आपकी फ्रीडम तो ले ली, बट मेरी फ्रीडम का क्या, मैं फ्री हूं कि नहीं। नो, मैं भी फ्री नहीं हूं, क्योंकि जिस सोच से मैंने आपको अंदर कमरे में बंद किया वो सोच भी तो खराब है, और मैं उस सोच का स्लेवरी बन चुका हूं। आया समझ में। तो मुझे भी फ्रीडम की उतनी ही जरूरत है। यहाँ यही लिखा है कि मुझे भी फ्रीडम की उतनी ही जरूरत है जितनी की अंदर बंद वाले बच्चे की। ठीक है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी गायब हो चुकी है। जिसके ऊपर अत्याचार है उसकी तो हो ही गई है, वो तो कहेगा यार बर्बाद ही हूं मैं, तो मेरी तो लाइफ ही खराब है। लेकिन जो कर रहा है उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं है, वो भी क्या बन गया है, इनह्यूमन। तो बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी, और जिस जो कर रहा है वो भी, दोनों स्लेव हैं। दोनों को फ्रीडम की जरूरत है। तो इसीलिए मैं एक ऐसी कंट्री बनाऊंगा जिसमें लोग हेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। रिवेंज नहीं लेना है, पीसफुल नेचर रखना है। इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ब्लैक सुप्रीमेसी आने के बाद में भी, व्हाइट सुप्रीमेसी हटने के बाद में ब्लैक सुप्रीमेसी नहीं आई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों को मिलेंगी। ठीक है। सो यही पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने समझाने की कोशिश करी है। देखो मैं फिर बता दूं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका चैप्टर का अंदर का पार्ट है ये। तो आप समझ लो आपने एक नॉन फिक्शनल बुक ऑलरेडी पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई है इसमें। इनकी स्पीच बता दी, इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम का बता दिया, पास्ट बता दिया, पार्टी सिस्टम कैसा था वो बता दिया, ह्यूमन माइंडसेट बता दिया, और किस तरीके से स्ट्रांगली इन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, और फाइनली